पहले क्या हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रखी थी 11th क्लास में हम लोगों ने कर लो हो गया, ठीक है। चलो सोल प्रोप्राइटर हमने लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर से, ठीक है। और अब हम लोगों ने थोड़ा बहुत पार्टनरशिप के बारे में देखा, जितनी भी पिछली क्लासेस में हम लोग देख रहे थे। लेकिन अब ये कंपनीज क्या होती है हमें इसके बारे में थोड़ा सा समझना है, ठीक है। क्या बोला मैंने सर, कंपनीज क्या होती है? किसी को पता है कंपनीज क्या होती है? आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ रखा है, बताओ। ठीक है, रजिस्टर्ड फर्म्स होती है, ठीक है। अब फर्म नहीं बोलेंगे, फर्म इज रॉन्ग वर्ड। फर्म क्यों रॉन्ग वर्ड है सर? क्योंकि पार्टनरशिप के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, जल्दी बताओ? फर्म्स यूज करते हैं, डन है। लेकिन सर कंपनीज के लिए क्या यूज करते हैं? कंपनीज के लिए या तो प्राइवेट लिमिटेड यूज होता है या फिर लिमिटेड यूज होता है। क्या होता है जल्दी बताओ? या तो प्राइवेट लिमिटेड यूज होता है या फिर लिमिटेड यूज होता है। सर अब ये बेसिकली क्या किसी के अंदर रजिस्ट्रेशन होता होगा इन कंपनीज का? हाँ सर, ये कंपनीज कहीं ना कहीं जाके क्या होती है, रजिस्टर होती है। सर किस एक्ट के अंदर जाके रजिस्टर होती है? सर एक ना कंपनीज एक्ट 2013 है, जिसके अंदर जाके ये क्या होता है, इनका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। सर मैं एक काम करता हूँ, एक वेबसाइट दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे सर इस कंपनीज को हम लोग रजिस्टर करा सकते हैं। ये MCA की वेबसाइट होती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, ठीक है। अगर किसी भी बंदे को अगर क्या बनानी है सर, जल्दी बताओ, कंपनी बनानी है, तो उसको क्या करना चाहिए सर? इस वेबसाइट पे जाके क्या करना है, रजिस्टर करना है। बैठ जा भाई, ये वाली चेयर ले ले, बीच में पहुंच जा, ठीक है। आज गति का क्यों नहीं आई? ओ भाई मित्रता बात है, ठीक है, मजा नहीं आता, फोकस बना के रखो सारे लोग सामने, ठीक है। मैंने कहा सर यहाँ पे अगर हमें कंपनीज को रजिस्टर कराना है तो इस वेबसाइट पे जाके हम रजिस्टर करा सकते हैं। अगर कोई छोटी कंपनी बनाना चाहता है तो 1 लाख रुपए से शुरू कर सकता है, ठीक है। 1 लाख की कैपिटल लगानी पड़ती है, उसके अंदर उसका एक बैंक अकाउंट खुलता है, जिसके अंदर वो 1 लाख रुपए आप क्या करोगे, डिपॉजिट कराओगे, और उसके बाद इस तरीके से आपकी कंपनी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। चलो अब कंपनीज है तो ऑब्वियसली कंपनी की नीड क्या रही होगी, पहले ये समझते हैं, ठीक है। ये मोदी जी आ गए थे हमारे, ठीक है। चलो अब मेरे को एक बात बताना सर, कंपनीज की कोई नीड होगी क्या, ऐसी या फिर ऐसी बना लिया, क्यों बनाई होगी कंपनीज? कोई जरूरत है रही होगी? किसी का कोई गेस मारना, बता, गेस कुछ नहीं? फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्या कैसी किस तरीके की फैसिलिटी? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या मैं फर्म खोलूंगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा? वहां पे भी तो बंदों को हायर करना पड़ेगा, तो वो भी हो सकता था। तो कंपनी की क्या जरूरत पड़ेगी? देखो बेटा, जब तक आप समझोगे नहीं ना कंपनी का वो क्या है कि उसको खोलना क्यों पड़ा भाई, बनाना क्यों पड़ा, तब तक नहीं आने वाला, समझ लो। पैसे कमाने, तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी कमा सकता हूँ मैं, अभी नहीं कमा रहा क्या? अभी बताओ, मेरी पार्टनरशिप में तो मैं नहीं कमा रहा क्या, बताओ। और आपके घर पे अगर बिजनेसेस होंगे तो क्या वहां पे उन्होंने जरूरी है कंपनी ही रजिस्टर कर रखी है, उसके बिना भी तो काम हो सकता था। तो वाई कंपनी, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर कि वाई कंपनी बनानी क्यों पड़ी भाई? इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। और सर कंपनी बनाने का एक कारण मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा मान के चलो, एक मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप का। मैंने कहा मैंने एक छोटी मोटी सी पार्टनरशिप, या चलो मेरे बिजनेस का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला, छोटा सा इंस्टीट्यूट है मेरा, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, एज अ सोल प्रोप्राइटर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बट अब कल को मुझे क्या करना है, जैसे एक आई हैव अ ड्रीम कि मैं इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाऊं कि हाँ भाई ऑल ओवर इंडिया मेरी क्लासेस चले, ठीक है, डन हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि फिजिक्स वाला मान लो आज एक टाइम पे जिस तरीके से बना, आज से 10 साल पहले फिजिक्स वाला कोई नहीं जानता था, आज के टाइम पे हर कोई जानता है, ठीक है ना। तो जो भी मतलब जिस भी तरीके की ये सब, अगर एक बात बताओ, और आप लोगों ने सुना है आईपीओ क्या होता है? आईपीओ किसी को पता है क्या आईपीओ क्या होता है? व्हाट इज आईपीओ? सुना है क्या? आजकल तो बड़ा फेमस है, 3rd बुक स्टार्ट करी है, उसका एक चैप्टर कर रहे हैं भाई, कंफ्यूज मत हो, वो चैप्टर खत्म हो गया, नया चैप्टर है, ठीक है। चलो तो कोई जानता है क्या आईपीओ क्या होता है? व्हाट इज आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये आजकल सुनते रहते हैं, बड़ा फेमस है आजकल। तो आईपीओ आया, फिजिक्स वाला का आईपीओ आ रहा है, रिलायंस का एफपीओ आया था अभी बीच में। सर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि हम पब्लिक से, जनरल पब्लिक से क्या करें सर, पैसा रेज करें, क्या सर ऐसा हो सकता है? किसी ने शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक देखा है? अगर किसी ने देखा है तो वहां पे क्या होता है, वो तीनों बंदे बैठे होते हैं, उनके पास लोग अपने नए नए बिजनेस आइडियाज लेके आते हैं, है ना। हाँ वो ट्रेड नहीं, वहां पे वो अपने नए नए बिजनेस आइडियाज लेके आते हैं, वो बताते हैं देखो हमने ये करा, और फिर वो इन्वेस्टर की डिमांड करते हैं। किसकी डिमांड करते हैं जल्दी बताओ? इन्वेस्टर की डिमांड। और सर देखो, काम आपके दिमाग में सोच है,
लेकिन आइडिया पे इम्प्लीमेंटेशन तभी कर पाओगे जब जेब में नोट होगा। सोच से सब चीज नहीं होती, नोट भी चाहिए, है ना। अब नोट कौन देता है? एक इन्वेस्टर देगा आपको। सर एक बात बताओ, मेरे को कोई 100 करोड़ रुपए देने के लिए राजी हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ऑब्वियसली मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, कि 100 करोड़ तो नहीं मिलने वाले भाई, इतनी तो गारंटी है, ठीक है। चलो, लेकिन 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 अगर जब तक मैं सोल्व, क्या फिजिक्स वाले को जो फिजिक्स वाला जो एक इंस्टीट्यूट है जो इन्होंने बना रखा है, क्या उनको 100 करोड़ का लोन मिल जाएगा? दे सकते हैं बिल्कुल, बैंक से भी मिल जाएगा, और अगर वो मार्केट से रेस करना चाहेगा तो उसको 100 करोड़ उसको भी मिल जाएगा। फिजिक्स वाला का आईपीओ भी आ रहा है, अगर आप लोग कभी चेक करना, आप घर जाके चेक करना, या छोड़ो ना, घर जाके क्या चेक करना है, हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं सर आईपीओ कैसे दिखते हैं, ठीक है। सर ये एनएसई सुना है? एनएसई आप लोगों ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सर इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप कंपनीज के साथ फैमिलियर हो पाओगे कि भाई ये कंपनीज होती क्या है, ठीक है, और इन्होंने करना क्या है। आप यहाँ पे देखना, अभी फिलहाल के लिए कोई लिस्टिंग मेरे को नजर नहीं आ रही, फोर्थ कमिंग लिस्टिंग को देखते हैं एक बारी। ये भी अभी चल नहीं रही है कोई, ये साइट वैसे वैसे चल रही है क्या कुछ? डीमैट मैंने यहाँ पे डाल नहीं रखा, रिसेंट लिस्टिंग पे देखें, हाँ रिसेंट लिस्टिंग में हमें दिख रहा है सर, ये बड़ी सारी कंपनी का नाम दिख रहा है सर। ये क्या है सर? ये सारे लोग क्या करते होंगे? ये मोतीलाल ओसवाल करके किसी ने सुना है क्या? आप लोगों ने ऐड में देखा होगा कभी? मोतीलाल ओसवाल ये म्यूचुअल फंड्स की कंपनी है, ठीक है। ये क्या करती है, मतलब आप लोगों से पैसा रेस करेगी, आप लोग इसमें पैसा दोगे, ये आगे जाके अच्छे अच्छे शेयर्स में ये इन्वेस्ट करती है और आपके पैसे पे रिटर्न देते हैं। दिस इज कॉल्ड मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। कोई बात नहीं सर, ये क्या आप क्या कोई डीलर वीलर बन गए क्या? आप हमें ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? भाई ये ही तुम्हारी दुनिया है, तुमने कॉमर्स ली है और कॉमर्स में तुम्हें ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? जो भी बच्चे अनइंटरेस्टिंगली सुन रहे हैं ना, तो वो ढंग से सुन लो, ठीक है। चलो, ये क्या है? नींबूज प्रोजेक्ट लिमिटेड, क्या बात है, ठीक है। ये नींबूज प्रोजेक्ट लिमिटेड, ऐसी भी कोई कंपनी होती है क्या? सर कोई जानी पहचानी, आदित्य बिरला कैपिटल तो पता ही है, ये तो सुना है। अबे यार जिंदगी में, अब मतलब इंडिया में जी रहे हो कि नहीं जी रहे? और दिखाता हूँ और कोई कंपनी सर, है तो काफ़ी सारी, इंडियन बैंक करके भी है, ठीक है क्या? एसबीआई दिख रहा है क्या कहीं? चलो हाँ, ये एसबीआई तो देख ही रखा होगा। सर इन्होंने क्या कर रखा है सर? ये लिस्टिंग क्या है सर? समझ नहीं में नहीं आ रहा हमें सर। दीज आर द लिस्टिंग्स, जो कुछ लोग जो पैसा रेज करना चाहते हैं मार्केट से, तो वो ऐसी लिस्टिंग्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ऐसी लिस्टिंग्स निकालते हैं। मैं आपको अगली क्लास के अंदर ऐसा करूंगा, मेरे को लॉगिन करने में टाइम लगेगा, वरना मैं अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप लोगों को दिखा दूंगा कि इसके अंदर डीमैट अकाउंट में कैसे वहाँ पे शेयर्स ट्रेड होते हैं, दिखते हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। और ये हमें डिटेल लेवल में पढ़ना ही पढ़ना है। आपकी जो सेकंड बुक है ना, वो किसके ऊपर है? शेयर्स और डिवेंचर्स के ऊपर है। और जब तक हम लोगों ने वो नहीं पढ़ा तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये चल क्या रहा है। क्लैरिटी बनी पहले? चलो, हर हर महादेव, कोई दिक्कत नहीं, चलो देखना आगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे। अब एक बात बताओ, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें, हम अभी एक बड़ी एक अजीब सी दुनिया देख के आए, इतनी बड़ी सी, कभी देखी थी क्या ऐसी दुनिया? नहीं सर, हमें तो पता ही नहीं है, हम अनजान हैं बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम तो बस सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ही देखते रह गए। अब एक बात सोच के देखो, अब सोचो कि सोल प्रोप्राइटरशिप और एक कंपनी, ट्रस्ट किस पे होगा? कंपनी पे। क्यों बोल रहे हो भाई, तुम अपने आप से क्यों बोल रहे हो? सर हमने देखा इतने बड़े बड़े काम है, मैं लेकिन आपको और फैक्टफुल रीजंस देता हूं कि कंपनी बना के ऐसा क्या हो जाता है कि कंपनी बना के ही बिजनेस करने में फायदा है। अब मैं आपके साथ एक और बात करता हूं। लेट सपोज मैं ना एक सोल प्रोप्राइटर हूं, और मैं डील किससे कर रहा हूं? मैं ना यूएस से गवर्नमेंट से डील कर रहा हूं। क्या बात कर रहे हो सर? है यूएस से गवर्नमेंट से डील कर रहा हूं। सर ऐसा होता होगा क्या? होता है सर, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, टाटा को स्टील के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। वहां पे वो लोग उनके जो इक्विपमेंट्स है उसमें जो स्टील प्लांट प्रोवाइड करना होगा, वो सारी चीजें, ठीक है। और कितनी जगह टाटा के इंजन सप्लाई होते हैं, ठीक है। तो अब सोल प्रोप्राइटर, मैं वही तो कह रहा हूं, एक बंदा जो सोल प्रोप्राइटर पे ऐसा काम करना चाहता है, क्या वो कर पाएगा? सर नहीं कर पाएगा। उसका कारण क्या है? सर ये जो बंदा है ना, इस पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगा। सर ये ट्रस्ट बनता कैसे? आप उसके साथ ट्रस्ट कैसे बना था, ये भी बता। पैसे से ट्रस्ट बना था? है नहीं सर। ट्रस्ट कैसे बनता है? जब चीजें ओपन रहे। क्या बोला मैंने? ट्रस्ट कब बनता है? जब चीजें ओपन रहे, जब उसकी बातें हमें पता हो और हमारी बातें उसको पता हो। चलो जी, क्या बात कर रहे हो सर? ठीक है, मान के चलो आप दो बंदों में अगर ट्रस्ट बनाना तो कैसे बनेगा? सर दोनों को एक दूसरे की बातें क्या करनी पड़ेगी सर? शेयर करके रखनी पड़ेगी और एक दूसरे से कम्युनिकेटेड रहना पड़ेगा। अब मेरी बात बस एक सेकंड लेना भाई। हेलो, हाँ यार तू ऐसा कर रहा है, अगर कोई आ रहा है तो ठीक है, वरना तू ऐसे ऑटो वगैरह करके आ जा, ठीक है।
बिग बिजनेसमैन, देखा कंपनी। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो सर ऐसे कोई यूएसए वाले बंदे, यूएसए गवर्नमेंट से अगर हमें डील करना है तो वो हमारे पे ट्रस्ट कब कैसे बिल्ड कर पाएंगे? जब हमारी बातें उसको पता होंगी और उसकी बातें हमें पता होंगी। अब सोल प्रोप्राइटर की बातें छुपाने बहुत आसान है। सोल प्रोप्राइटर एक झूठा बंदा है। पूछो क्यों? क्योंकि उसको कोई कंप्लायंस फॉलो ही नहीं करना। ये कंप्लायंस क्या होता है? कंप्लायंस क्या होता है भाई? कोई रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करनी ही नहीं है। तो क्या बात कर रहे हो? अब तुम एक बात बताओ, तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी सीखी, पर पता है सोल प्रोप्राइटर को एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में सोल प्रोप्राइटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता ही नहीं, बिकॉज उसके ऊपर कोई लॉ ही एप्लीकेबल नहीं है। जब लोन लेना पड़ता है ना, जब बैंक वाला लोन लेने बुलाता है तो वो सीए से जाके थोड़ी बहुत सी छोटी मोटी सी बैलेंस शीट बनवा लेता है और जाके हम उसको बैलेंस शीट प्रोवाइड कर देते हैं। मैं भी बना के देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। चलो, बट मैंडेटरली कोई प्रोविजन नहीं है कि उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना ही पड़ेगा। सर क्या पार्टनरशिप को बनाना पड़ता है? हाँ सर, पार्टनरशिप को बनाना पड़ता है। पार्टनरशिप की बात करें अगर यहाँ पर हम पार्टनरशिप की, उसको भी बनाना तो पड़ता है, ठीक है, प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है, लेकिन सबको दिखाएं ये जरूरी नहीं। क्या बोल रहे सर? एक मिनट। सोल प्रोप्राइटर तो बनाता ही नहीं है। और दूसरा पार्टनरशिप क्या कहती है? बनाना है। क्यों बनाना है सर? क्योंकि इनकम टैक्स में फाइलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। वो इनकम टैक्स में हम लोगों को अपलोड करनी पड़ती है बैलेंस शीट, इसीलिए। सर इनकम टैक्स आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो सुन रखा होगा, कहीं ना कहीं सुनते तो होंगे, है ना। बस वही इतना ही समझ के चलो, इतना ही बहुत है, ठीक है। मैंने कहा लेकिन प्रिपरेशन तो करनी है, लेकिन सबको बताएं, पब्लिकली डिस्क्लोज करें, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या बोला मैंने? पब्लिकली डिस्क्लोज करें ऐसा जरूरी है या नहीं है? नहीं है सर। तो अब जो डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल ही नहीं है, तो अब सोच के देखो, यूएस गवर्नमेंट अगर इसको सोल प्रोप्राइटर की जब पार्टनरशिप मान लो थोड़ी देर के लिए, तो अगर यूएस गवर्नमेंट इससे डील कर रहा होता तो सबसे पहले बंदा पता बिजनेस की क्या देखता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बताती है कि एक बंदे के प्रॉफिट्स कितने हैं और दूसरा कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज हैं। अब एक बात सोचो, मैं किसी बंदे में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, सबसे पहले क्या देखूंगा कि कहीं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट तो नहीं कर रहा जो खुद ही कर्जे में डूबी हुई है। करोगे क्या ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट? मेरे ऊपर ना 100 करोड़ का कर्जा है और मैं आर्यन से कहता हूँ भाई एक काम कर, 50 करोड़ और दे दे, ठीक है। देगा क्या वो? उसके पास है ऐसा मान के चलो, तो वो देगा क्या मुझे? नहीं देगा। ऐसा क्यों बोला? अच्छा, एक है कि मैं ना बहुत वर्थिट बंदा हूँ, मेरे पास खुद ही भाई पता नहीं कितनी रोल्स रॉयस खड़ी है और वो खड़ी है और भाई पे 50 करोड़ पड़े हैं। अब भाई बोलो, अब वो देगा क्या मेरे को? दे देगा। ऐसा मुझे पता चला कि सर के एसेट्स और लायबिलिटीज अच्छे खासे हैं, रीपेमेंट करते टाइम एक रोल्स रॉयस बेचूंगा, अपना काम हो जाएगा, हो जाएगा ना। लेकिन सर ऐसा बंदा जिसके सर पे दुनिया भर का कर्जा है, क्या वो आपको उसको पैसा देना प्रेफर करोगे? नहीं। तो अब ध्यान से सुनना, पर ये जो पैसा उसके ऊपर कितने का कर्जा है ये पता कहां से चलेगा? उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएगी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मान लो मुझे किसी तरीके से इस पार्टनरशिप की है, सोल प्रोप्राइटर की मिल भी गई, तो मिल भी गई तो क्या भरोसा है, क्या गारंटी है कि भाई वो सच्ची फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? मैं अभी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देता हूँ, ठीक है, और इतने अच्छे खासे एसेट और लायबिलिटी दिखा दूंगा मैं और आपके सामने मैं प्रेजेंट कर दूंगा, बताओ क्या होगा? फिर भी क्या उसका कोई प्रूफ है? नहीं। ऐसे तो कोई भी चिपका देगा ना भाई, ये ले भाई मैंने बैलेंस शीट बना के दे दी तेरे को, तुमने भी तो सीखी है 11th क्लास के अंदर, मैं बैलेंस शीट बना के देता हूँ, मैं अपने 100 करोड़ के एसेट दिखा देता हूँ और लायबिलिटी 0 दिखाता हूँ, बताओ। एग्जैक्टली, विंडो ड्रेसिंग बेटा थी, लेकिन तुमने उसके लिए ऐसा क्या करा उसको हाइड करने के लिए? मुझे ये बताओ ना, मतलब उसको ठीक करने के लिए या उसका कि विंडो ड्रेसिंग ना हो उसके लिए क्या कंट्रोल लगाया तुमने? कोई लगाया क्या? अभी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देता हूँ, बता लो, बंदा आगे उसके प्रूफ मांगेगा, लेकिन अब फिर वो प्रूफ बनाने के लिए इस पूरी गवर्नमेंट को मेहनत करना पड़ेगा। प्रूफ निकाले जा सकते हैं, एक ऑडिट नाम की चीज होती है, ऑडिट करवाएगा वो स्पेसिफिकली तो काम हो जाएगा। ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग। बेटा जब 100 करोड़ 200 करोड़ की बातें हो ना, तो ये मेहनत नहीं है, ये मैंडेशन है, ठीक है, ये बात समझ के चलना, ठीक है। और अकाउंट्स भी इसलिए बनाए जा रहे हैं। अब मेरी बात प्लीज आराम से समझो, देखो कुछ भी ऐसा नहीं है जो अभी आपको याद करना है, कुछ भी सब चीजें पहले आपको जरूरत समझा रहा हूँ मैं कि कंपनी की जरूरत क्या है। जब तक जरूरत फील नहीं होगी तब तक पढ़ने का मन नहीं बनेगा कि कंपनीज क्यों पढ़े भाई, ठीक है। चलो, अब यूएसए गवर्नमेंट क्या, अब लेकिन यहाँ पर एक तोड़ निकाला गया बीच में, एक और बंदे को इंट्रोड्यूस करा गया जिसके ऊपर रूल्स भी लगते हैं, रेगुलेशन भी लगते हैं, बड़ा ही एक वाइट कॉलर वाला बंदा है वो, और जिसका नाम क्या है? कंपनीज। अब कंपनी के ऊपर रूल्स लगते हैं, किसके? सर कंपनीज एक्ट के,
कंपनीज एक्ट कौन रेगुलेट करता है? मोदी जी बहुत इंटरेस्टेड है इसके अंदर, 2013 के अंदर अमेंड करवाया था, नहीं वो पहले ही हो गया, 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई वैसे, लेकिन उसमें बाद में बहुत सारी अमेंडमेंट्स लाई गई, ठीक है, और वो किसके थ्रू लाई गई? सर गवर्नमेंट लेके आ रही है, तो वो ऐसा क्यों लेके आती होगी हर बारी? क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रस्ट बिल्ड करके रखना है। और इवन मैं आपको बताऊं, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो पब्लिकली अवेलेबल रहती हैं। क्या बात कर रहे हो सर? आप लोगों को एक प्रोजेक्ट भी मिलेगा, ठीक है, अकाउंट्स का प्रोजेक्ट मिलेगा आपको बनाने के लिए, उसके लिए भी आपके अंडरस्टैंडिंग ये हेल्प करेगी आपको कि आपको जो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पहले तो निकालना पड़ेगा आपको ऑनलाइन, ठीक है, आप ढूंढोगे कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ठीक है। जैसे एक काम करते हैं, चलो किसी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकाल के देखते हैं, क्या हम ढूंढ सकते हैं? क्या कोई कंपनी बताओ, कोई ऐसी कंपनी जो जानी मानी कंपनी हो, मैकडोनल्ड बेटा इंडियन कंपनी, यूएस कंपनी है, उसकी भी मिल जाएगी, लेकिन ढूंढने में मेहनत लगेगी। ऐसा करते हैं कोई टाटा टीसीएस की निकाले, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आप लोगों को पता है क्या? चलो निकाल के देखते हैं। इंडियन कंपनी की बात कर रहा हूँ भाई, आप लोगों को ये प्रोजेक्ट पक्का मिलेगा, आई एश्योर, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिख देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चलो 24-25 की निकाल लेते हैं फॉर द सेक। ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है भाई? ये क्या है? एनुअल रिपोर्ट। क्या है भाई? एनुअल रिपोर्ट। हेलो, मेरे को भी लगेगा शायद तभी बोल रहा हूँ। हाँ वो स्कूटी नहीं है ना नहीं, हाँ ओके, देखना फटाफट। सर ये क्या दे रखा है? TCS इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट। ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही छिपी होती है फाइनेंशियल रिपोर्ट। चलो निकाल के देखते हैं एक बारी क्या है, ठीक है। सर ऐसा तो नहीं लग रहा वेस्ट करवा रहा हूँ टाइम? क्या कौन कह रहा भाई? लग रहा था वेस्ट करा रहा हूँ, तो भाई देख ले भाई, रहने दे फिर, ठीक है। फिर बाद में जब प्रोजेक्ट बनाते टाइम मेरे से कोई, जिसने भी बोला ये बात, वो मेरे से ये मत पूछना ना सर ये कैसे बनाना, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। चलो ये भाई पता नहीं ये कुछ है। अच्छा ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज करती क्या है? और कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है फर्म्स को इन रिगार्ड्स टू दी, आपका क्या कहते हैं, जो आईटी रिपोर्ट्स होती है, ठीक है, आईटी इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे ERP सेटअप्स होते हैं काफ़ी फर्म्स के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए ये काम करती है। सर गॉडफादर दिखा दिए इन्होंने, चलो पेज नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर पेज नंबर से डायरेक्ट चले जाएंगे हम लोग। सर 169 पे इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, क्या बात है? अच्छा एक बात बताओ, ये इसको ऐसी रिपोर्ट बनाने के लिए किसने बोला होगा? कंपनीज एक्ट ने बोला है, ये कंपनीज एक्ट, वरना कोई क्यों पैसे फूकेगा? और इवन जब आपको पता है, आप TCS से डील करना प्रेफर करोगे क्या? हाँ यार हमारे को बढ़िया लगेगा, क्योंकि सर इतनी बड़ी कंपनी है और ऊपर से साथ में एकदम सब चीज़ें अवेलेबल है। बट क्या एक छोटी सी कंपनी के साथ जिसकी कोई पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, उससे क्या 200 करोड़ की डील को साइन करेगा? अब बताओ 200 करोड़ की डील उठने वाली है, TCS को मिलेगी या मुझे मिलेगी? इसका भाई वो सब छोड़ दो, ऐसे थर्ड पर्सन की तरीके से एनालाइज करके देखो। चलो अब समझना, मैं आपको दिखाता हूँ सर 250 पेज नंबर पर, या फिर स्टैंड अलोन दिखा देता हूँ, हाँ 250 पे दिखाता हूँ। बैलेंस शीट पढ़िए सर, बैलेंस शीट है, बहुत बड़ी रिपोर्ट होती है, इसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें लिखी होती है, CSR की रिक्वायरमेंट जो होती है, वो काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं इसके अंदर। कहाँ गया वो? हर साल आती है बेटा, हर साल न्यू स्टेटमेंट बनती है ये, ठीक है, हर साल हमें न्यू स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। रुक जाओ एक मिनट, ये रही देखना, ये स्टैंड अलोन इसका P&L आ गया, और ये आ गई इसकी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। आप देख लो सर कितनी बड़ी बैलेंस शीट है, लेकिन आपके पास ये बैलेंस शीट अवेलेबल है। आप सोच के देखो TCS के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, क्या कुछ है, आप सब देख सकते हो यहीं पर अवेलेबल। मैं आपको P&L दिखाता हूँ, मैं आपको P&L दिखाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, बैलेंस शीट में तो उतना समझ में आएगा नहीं। देखना सर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वर्ड क्या लिखा है जल्दी बताओ मेरे को। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है। मैं एक काम करूँगा, इसको एक सेकंड देना, मैं इसको अपने उस पर ले लूँगा सॉफ्टवेयर को, टाइम लगाएगा मेरे को वहाँ पे जाने में, इतना भी नहीं लगाएगा वैसे। टू 250 था ना? हाँ कोई नहीं, बस मिल गया। देखना अब यहाँ पे थोड़ा मैं मार्किंग भी करके दिखा सकता हूँ ना आप लोगों को। चलो देखना सर, मैंने कहा यहाँ पे क्या दे रखा है इसने,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर ये क्या होता है? अरे ये कुछ नहीं होता भाई, ये पता है क्या होता है? आपका सेल्स होता है। क्या होता है? सेल्स होता है। क्या बोलते हैं इसको? सेल्स बोलते हैं। मतलब टीसीएस ने कितने की सेल करी है ये भी आप यहीं बैठे बैठे पता कर सकते हो। देखो सर 31 मार्च 2025 में सर 2,14,853 रुपए की सेल करी है बस। ठीक है, मुझे भी पता है, मैं तो मजे ले रहा था। ठीक है, अब देखना सर ये इतने करोड़ की सेल है इसने। ठीक है सर, ये इतने करोड़ की इसने क्या करी है? सिर्फ सेल करी है। ठीक है, बस इसका 1 करोड़ भी अपने को मिल जाए तो अपनी लाइफ सेट है। ठीक है, इन्वेस्ट करो बस, बाहर में जाओ, कुछ नहीं देखी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कुछ गधे हैं जो फोनों पे लगे रहते हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़ती नहीं है, उन्हें समझ नहीं आता भाई। मैं को तो यही बुला, अभी मैं उसके हिसाब किताब करता हूँ। बस क्लास नहीं खराब करनी मुझे, इतना अच्छा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। देखो मुझे नहीं लगता स्कूल में ऐसे पढ़ाया था। स्कूल में क्या था? याद करो बेटा। ठीक है, और आप पढ़ के देख लेना, आई एश्योर यू इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इसको क्या बोलते हैं सर? सेल्स बोलते हैं। सेल्स कितने की करी सर? 2,14,853 करोड़ की। सर ये अदर इनकम भी कुछ है। इवन पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी कहां कहां से कौन से सेगमेंट से रेवेन्यू हुआ है? मतलब टीसीएस क्या एक जगह या पूरे इंडिया में फैला हुआ है? पूरे इंडिया में। तो इंडिया में यूपी स्टेट में कितने की सेल हुई, सब जगह सब इंफॉर्मेशन नीचे इसके नोट्स के अंदर अवेलेबल रहती है। अभी मैं वो खोल के नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा फिर टेक्निकल हो जाएगा, हम बहुत डीप चले जाएंगे। ठीक है, उसके साथ कुछ अदर इनकम। अदर इनकम किस तरीके की हो सकती है? कोई इंटरेस्ट कमाया, कोई और इसके अलावा कुछ चीजें वगैरह का, कोई डिविडेंड आ गया। डिविडेंड में आपको समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है, कमीशन आ गई, हाँ कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। उसके साथ अब इसके खर्चे कितने हैं ये भी पता चल सकते हैं यहीं पर ही। सर खर्चों में क्या क्या है? आ जाओ हेड देखते हैं। सर खर्चों में ना पता है, अच्छा ये फॉर्मेट किसी ने दिया होगा क्या? सर हमने ना ऐसा पेनल तो देखा ही नहीं कभी। हम तो वो डब्बे से बना दिया करते थे, टी शेप्ड कॉलम वाले, और उसके अंदर हम खर्चे पेल दिया करते थे। ऐसे कुछ होता था? मान जाओ प्लीज। है? अच्छा मुझे बताओ, सही कह रहा हूँ क्या? हम लोग जो पेनल बनाते थे वो कैसे बनाते थे? आप लोगों को याद होगा, हम लोग तो ऐसे बनाते थे। ये देखो, ये ऐसे बनाया, यहां लिखते थे पीएनएल अकाउंट, और इधर आता था पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे हमारा जीपी ट्रांसफर होता था। उसके बाद यहाँ पे हम अपने सारे एक्सपेंसेस को डाल दिया करते थे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता था हमारा नेट प्रॉफिट। सर ऐसे बनाते थे हम लोग तो पीएनएल अकाउंट। ये क्या है? ये कौन सी बला आ गई? ये जो दूसरा पीएनएल, सर ये भी पीएनएल है, बट ये फॉर्मेट किसने दिया है? सर ये फॉर्मेट दिया है कंपनीज एक्ट ने। किसने दिया जल्दी बताओ? सर कंपनीज एक्ट ने हमें ये फॉर्मेट दिया। और पता है ये फॉर्मेट कहाँ पे लिखा हुआ है? ये फॉर्मेट कहीं पे प्रिस्क्राइब्ड है। आप बेटा ये जो है ये सोल प्रोप्राइटर्स या फिर पार्टनरशिप, ये उनके लिए एप्लीकेबल है। बट अगर कंपनी बना ली तो आपको यही बनाना पड़ेगा और आपको यही सीखना है। इवन आपका जो अल्टीमेट मोटिव है इस बुक का, वो आपको ये फॉर्मेट को सिखाना है। क्या आप इस फॉर्मेट को सीखने में इंटरेस्टेड हो? नहीं हो, है ना? बट बेटा फिर भी सीखना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जो लोग इंटरेस्टेड है वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं है तो बेटा सीखना तो तब उसको भी पड़ेगा, पेपर में सब कुछ आएगा। ये बनाने को आएगा? बेटा बनाने को नहीं आएगा, इसके कुछ आइटम्स, जैसे आपके सामने ये आरएफओ लिखा है तो आपको पता होना चाहिए, हाँ रेवेन्यू, हाँ ये बनाने को भी आ सकता है कभी कभी। ठीक है, बट हाँ इतना बड़ा नहीं बनाने को आएगा, कुछ छोटे छोटे आइटम्स आएंगे, बट आप समझोगे तभी तो आएगा। कोई बात नहीं, आराम से याद करेंगे, आराम से समझेंगे, कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं ये उस पीएनएल से बहुत इजी है। ठीक है, समझो। अच्छा ये फॉर्मेट कहाँ पे दिया हुआ है जल्दी बताओ? सर ये जो फॉर्मेट है ये कहाँ पे दिया हुआ? कंपनीज एक्ट के अंदर दे रखा है। आपको कहाँ पे दे रखा है जल्दी बताओ? कंपनीज एक्ट के अंदर। सर कंपनीज एक्ट में भी पता है एक शेड्यूल नंबर 3 होता है जिसके अंदर आपको ये दे रखा है। सर ये क्या चीजें हमें याद करनी है, जिनको हो जाए बहुत अच्छी बात, ना हो तो इग्नोर इट। बस अभी आपको ना बस इसको समझना है, जो मैं बोल रहा हूँ आप एक सिर्फ इतना कर सकते हो कि इस बातों को सुन लो अच्छे से, मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा अभी। ठीक है, चल सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? कहीं ना कहीं ये क्या होती है? हमारी सेल्स होती है। अदर इनकम्स हो सकती है। अब हम इसके खर्चों को भी यहाँ पर ही देख सकते हैं, और खर्चों का ना इन्होंने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दे रखा है कि ये टाइप के खर्चे हैं ना तो आप इनको अलग से दिखाओ, और उसके अलावा कुछ फलाने ढिमकाने खर्चे हैं तो उनको अलग से पोस्ट कर दो अदर के अंदर। ये कितने तरीके के खर्चे हैं? 1 2 3 4, एक 5 होता है और भी होते हैं। ठीक है, बट इन्होंने 4 में क्लास में कर रखा है क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है इंडेक्स के हिसाब से बनती है। जो आपकी बैलेंस शीट जो आप सीख रहे हो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से सीखते हैं। ठीक है, खैर छोड़ दो, ये बड़ी बड़ी बातें हो गई। ये अगर आप लोगों को थोड़ा सा 11th में अगर मेरे से पढ़ाओ तो मैंने बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, एक इंडेक्स होते हैं। अगर आप लोगों ने 11th में पढ़ाओ वो वाला जो चैप्टर था,
चैप्टर 3 में लिखा हुआ था, एक इंडेस की शीट दे रखी थी, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की शीट दे रखी थी। डन, चलो खैर। सर ये नोट क्या है? कौन सा? ये नोट अभी सुनाऊंगा, टेंशन मत, ठीक है? अभी जितना जितना अभी सब चीजें कंक्लूड करूंगा, टेंशन मत लो। अच्छा मेरी बात सुनना, इसने एक्सपेंसेस को पोस्ट करने के लिए कैसे बोला? इवन पता है ये अलग अलग क्या है, मान लो। चलो भाई देखो, इधर उधर बातें मत करो, सुनो मेरी बात। मैंने कहा एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या नाम लिख रखा है, जल्दी रीड करके देखो क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये किस तरीके के खर्चे होंगे? जो एम्प्लॉय रिलेटेड खर्चे हैं हमारे। एम्प्लॉय रिलेटेड मतलब क्या हो सकता है सर? सैलरी हो सकती है, कोई उनको इंसेंटिव दिया तो वो हो सकता है, कोई उनको बोनस दिया तो वो हो सकता है, समझ रहे हो? जितना भी ये सब पे करा उनके लिए वेजेस हो सकती है, वेजेस भी आ सकती है सर यहाँ पर। फिर भी बेटा वो यही आएगी यहाँ पे, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग अलग है ही नहीं, इनकी दोनों अलग क्लासिफिकेशन है नहीं, सब एक जगह। यानी कि वो ट्रेडिंग और पीएनएल बनाने का अलग अलग झमेला था ना यहाँ पर, यहाँ नहीं है वो। यहाँ सब एक साथ, सारी इनकम एक जगह लिख दो, सारे खर्चे एक जगह लिख दो। ऊपर पता है इन्होंने क्या लिखा है इन दो चीजों में? सारी इनकम लिखी है, प्लीज समझना आराम से। ऊपर क्या लिखा है इन्होंने? सारी इनकम लिखी है, और नीचे क्या लिखा है? सारे खर्चे लिख दिए। और अगर प्रॉफिट निकालना है कैसे निकालेंगे? इनकम में से खर्चों को माइनस कर दो। इसलिए देखना, सारे खर्चे लिख देने के बाद इन्होंने टोटल एक्सपेंस निकाला, उसके बाद नीचे क्या निकाला है? इसको छोड़ दो थोड़ा, 2 मिनट इग्नोर कर दो, इस पूरे को इग्नोर मार दो, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, समझना। चलो अब समझना, यहाँ पे टोटल एक्सपेंस में से अब क्या करोगे? इन्होंने क्या निकाल दिया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम जो नेट प्रॉफिट निकालते थे ना, उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया। चेंज करके पता क्या बोला? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स पे करने से पहले का प्रॉफिट। और वो कैसे निकला? कुछ नहीं, आपने क्या करा है सर? सारी इनकम में से सारे खर्चों को क्या कर दिया, जल्दी बताओ? माइनस कर दिया। और वो सारी इनकम कौन सी थी? ये रही टोटल इनकम। ऊपर कहाँ लिखी है सर? एक बार दिखा दो, चलो मैं दिखाता हूँ सर। ये लिखी टोटल इनकम और ये लिखे टोटल एक्सपेंस। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करा, क्या बचा सर? प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच गया। कोई डाउट यहाँ तक सर? इसमें कोई दिक्कत? इजी है सर, आराम आराम से चीजें आप लोगों को सिर्फ अपने दिमाग में डालते हुए चलना है, कुछ नहीं सोचना इसके आगे। डन। चलो सर, इसके बाद फिर टैक्स पे करा, तो टैक्स का खर्चा इसको इग्नोर मार देना। करंट टैक्स क्या लिखा है और डेफर्ड टैक्स क्या लिखा है, ये आपके ऊपर के जाने वाली चीजें हैं, ये आपके मतलब की चीजें अभी नहीं है, ये अभी इस पढ़ने में इसको शेष है, आप ग्रेजुएशन में जाके कहीं ना इसको पढ़ोगे, ठीक है? चलो फिर इसके बाद आपके पास आ गया ये टोटल, मतलब बेसिकली आपका टैक्स एक्सपेंस हो गया, ये आपने इसमें से माइनस करा होगा। फिर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप इसको बोलोगे, क्या बोलोगे? प्रॉफिट। और मैं बताऊं आपको, मैंने मजे मजे में क्या करा दिया, पीएनएल अकाउंट मैंने आपको पूरा करवा दिया सर। पीएनएल अकाउंट जब स्टेटमेंट, इस पीएनएल अकाउंट का नाम पता है क्या है सर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आओ सर एक काम करते हैं, इसको एक अपने तरीके के, अपने बचपन वाले फॉर्मेट में देख लेते हैं जरा, क्योंकि ये तो सर हमें ऐसा लग रहा है पता नहीं हमने क्या देख लिया, है ना? ऐसा लग रहा होगा भगवान ने ये भी ऐसा कुछ पढ़ना वढ़ना है क्या? तो एक काम करते हैं, 12वीं क्लास को त्याग देते हैं, ऐसा करते हैं ना भाई। आपको बनाना नहीं है, टेंशन मत लो, आप फ्यूचर में जाके बनाओगे। हमने ऐसे सेट रियलिटी में भी बना रखे हैं, ठीक है? हम लोग जब मैं ऑडिट, कैसा नहीं, आपके लिए नहीं है, ठीक है? आप कभी फ्यूचर में जाके कभी सीए फर्म्स में काम करोगे, या फिर कभी आपने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काम करा, या फाइनेंशियल मॉडलिंग करके एक कोर्स होता है, आप लोग कभी देखना, एक फाइनेंशियल मॉडलिंग करके कोर्स है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो है। नहीं बेटा, वो कोर्स में आपको ये सब कुछ बनाना सिखाएंगे कि बनता कैसे, ठीक है? तो वहाँ पे हम लोगों ने कर रखा है, मतलब मैंने मेरे ट्रेनिंग होती थी उसमें मैंने कोर्स करा था। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली जो है अपने फर्म में जो बनाया करते थे ये लोग, मैं सीए फर्म में जब काम करता था। हाँ नहीं अभी नहीं, ठीक है? उसका एक ट्रायल वर्जन बनाने को आएगा, ट्रायल वर्जन, ठीक है? अभी वो दिखा रहा हूँ, देखो वो ऐसी नहीं बनानी ना, लेकिन एक ट्रायल वर्जन कैसा है, आ जाओ तो उसको देखते हैं, वरना तुम डर जाओगे खामखा। आ जाओ सर, मैंने क्या बोला था सर? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हम लोगों को बनाना है। आ जाओ सर, ये बच्चों वाला आप लग रहा है ना, अच्छा सा अपने जैसा लग रहा है। हाँ सर, एक काम करो, आप अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करोगे क्या? इसी को मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करवाता हूँ, इसको मैं खुद ही ड्रॉ करवाता हूँ। आ जाओ, नोटबुक ओपन करो प्लीज, और लिखो कंपनीज अकाउंट्स लिखो, और उसके अंदर फॉर्मेट लिखो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का।
मैं लिखवा रहा हूँ, चलो यहाँ पे देखना, फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज। भाई अच्छे से बनाना नोट्स। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? चैप्टर का नाम बस, अभी ये चैप्टर नहीं है, इसको चैप्टर मत समझना, ये सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आप लिखो फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट देख रहे हैं किसका, क्या यहां पे बनाएंगे फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका नाम ही यही है। अब P&L अकाउंट नाम नहीं रह गया सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम नहीं रह गया, आप इसको नाम किस नाम से पुकारोगे सर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। शॉर्ट फॉर्म में आप स्टेटमेंट ऑफ P&L बोल सकते हो लेकिन लिख नहीं सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, और यहाँ पे तो कंपनीज है, तो कंपनीज में मोर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं प्रोविजन, लाइन लाइन के नंबर कट सकते हैं आपके साथ, ठीक है। तो आपको ध्यान रख के चलना, ठीक है। चलो क्या बोलते हैं इसको जल्दी बताओ? स्टेटमेंट ऑफ P&L बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ओके सॉरी, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं, पहले मेरे को बना लेने दो फिर आप बना लेना। नहीं बेटा टेढ़ा नहीं है वो, 90 डिग्री पे कैसे टेढ़ा हो सकता है? प्रोजेक्टर थोड़ा सा टेढ़ा होगा बट 90 डिग्री पे टेढ़ा नहीं हो सकता ना। 90 डिग्री इज स्ट्रेट राइट एंगल। ये लो भाई, और इसके अंदर आप लोग लिखोगे सबसे पहले यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखोगे नोट नंबर, यहाँ लिखोगे सर करंट ईयर, और यहाँ लिखोगे आप प्रीवियस ईयर। और यहाँ पे ना स्टेटमेंट ऑफ P&L के नीचे आप एक हेडिंग भी डालना, स्टेटमेंट ऑफ P&L के नीचे आप कुछ लिखोगे, क्या लिखोगे? फॉर द ईयर एंडेड। सर ये CY को मैं ऐसे अच्छे से करके लिख देता हूँ, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई। करंट ईयर, आप लोग जिनको समझ में आ गया वो CY PY लिख लो, जिनको नहीं आया तो भाई वो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर लिख लेना। नहीं एक मिनट, पहले प्रीवियस ईयर कैसे आ सकता है? पहले करंट ईयर आता है। आप लोग एक बार चेक कर लेना प्लीज, क्योंकि हम लोगों ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है तो पहले करंट ईयर बनाया, ठीक है। पहले करंट था, प्रीवियस पहले प्रीवियस ही बात बेटा, फिर ना वो जो बोले ना वो उनका समझ लेना, बोर्ड में नंबर नहीं कटता इसके, ठीक है। आपको इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है, ठीक है। मैं बोल नहीं सकता कुछ भी, ठीक है बट मतलब केस इट्स ओके, क्योंकि वो बुक में लिखा होगा तो ऐसा ऐसा ही बनाया होगा तो ऐसे ही बनाना है, ठीक है। वो वाली बात होती, कोई बात नहीं। क्योंकि जब हम लोग बनाते थे एक्चुअली प्रैक्टिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते थे, अच्छा चलो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं ना, अरे बोला ना, ये तो गलत नहीं होगा, ये तो गलत नहीं होगा, मानते हो इस बात को? TCS इवन इट इज ऑडिटेड विद ये BSR एंड कंपनीज, ये आपकी KPMG होगी, ठीक है। KPMG ग्रुप्स का एक पार्ट है ये BSR एंड कंपनी LLP, जो इसका ऑडिट करती है। इतनी बड़ी कंपनी है, ये तो गलत नहीं बनाएगी। अपने सर को ये जाकर एक बार प्लीज दिखा देना। सर एक बार प्लीज यहाँ पे देख रहे हो, ये आपको राइट साइड लेफ्ट साइड कौन सा दिख रहा है? ईयर 2025 विच इज करेंट ईयर, एंड उसके पीछे ईयर 2024 दिख रहा है विच इज प्रीवियस ईयर। चलो ठीक है, अब इससे बड़ा तो कोई नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। फिलहाल CA फॉर्म्स में क्या हो गया? कुछ अच्छा चलो ठीक है, इट्स ओके, कोई नहीं बेटा, तुम्हारी गलती भी नहीं है, ठीक है। आ जाओ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड क्या लिखेंगे सर? मैंने कहा पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। हाँ हाँ बेटा लिखो इसको, इसको इतने को बनाओ पहले, फिर अंदर का फॉर्मेट बनाते हैं। पहले मैं आपको फ्लो समझाऊंगा ना, फ्लो क्या था पहले वो याद करना चाहिए। अब मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनो। हमने क्या बोला था आप लोगों को याद होगा,
हमें फॉर्मेट क्या कैसे चल रहा है, पहले हमें इसको ड्रॉ कैसे करना है, किस फॉर्मेट में। मैं एक बार उसी में अपनी शीट पे वापस जाता हूँ। मैंने वहां पर एक फ्लो लिखा हुआ, मैं आपको वो फ्लो समझाऊंगा। ये फ्लो क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि आप नहीं, ये लिखना नहीं है, जो मैंने लिखने के लिए बोला बस उतना लिखना है। उसके बाद जो मैं आपको समझा रहा हूँ पहले उसको समझो, आपको याद हो जाएगा फॉर्मेट अपने आप, ठीक है। सर एक फ्लो है, फ्लो क्या कहता है पुत्र जी, ठीक है। देखियो मैंने कहा एक फ्लो है, वो क्या कहता है कि हमें पीएनएल बनाना कैसे है। हमने बोला जितने भी रिवेन्यूज है, क्या बोला मैंने, जितने भी रिवेन्यूज है उनको एक जगह रख दो, और उसमें से क्या करो, फिर एक खर्चों को एक जगह रख दो, और फिर दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या बोला मैंने, जितने रिवेन्यू है उनको एक जगह रख दो, और जितने खर्चे हैं उनको एक जगह रख दो, और फिर दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या निकल के आ जाएगा सर, हमारा निकल के आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बोलते चलना, आपको याद होगा, मैं बोलूंगा मेरे को याद होगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो आपको याद होगा, और यहाँ पे याद करने का सत्संग तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये रट्टा तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। हमने क्या बोला, फ्लो क्या कहता है, पहले जितने रिवेन्यू हैं उनको एक जगह, अब इनकम नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे। जितने रिवेन्यू हैं उनको एक जगह रख दो, और जितने खर्चे हैं उनको एक जगह रख दो। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या कर दो, दोनों को माइनस कर दो। कैसे माइनस करेंगे, इनकम में से खर्चों को माइनस कर देंगे। उसके बाद आप क्या कर दो, उसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलने वाले हैं। उसके बाद टैक्स माइनस कर दो, उसमें से क्या माइनस कर दो, जल्दी बोलो, टैक्स माइनस कर दो। और जैसे ही आप लोगों ने टैक्स माइनस करा, आप कहाँ पहुंच जाओगे, सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर, आपका पीएनएल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। इजी है, जितने रेवेन्यू उनको एक जगह, जितने खर्चे हैं उनको एक जगह। उसके बाद इन रेवेन्यू में से खर्चों को माइनस करोगे, क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको हम नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। उसके बाद आप क्या करोगे, टैक्स माइनस कर देना। टैक्स माइनस करोगे इसमें से, तो कहां पे पहुंच जाओगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। अभी और डिटेल में समझ में आएगा जब आप इस स्टेटमेंट की तरफ नजर डालोगे। आप लोगों को मैंने यही बनवाया, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, डन है। अब इसके अंदर मैंने आपको क्या बोला, जितनी रेवेन्यू है उनको एक जगह, और रेवेन्यू सिर्फ दो ही तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, जल्दी बोलो, दो तरीके के। सर दो कौन से, मैंने कहा एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और इसका अदर नेम पता है क्या है, कुछ नहीं है, जो तुम सेल्स लिखते थे ना अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड, बस ये वही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अदर नेम क्या है, सेल्स है, डन। साथ में कोई फलानी इनकम, अब ये फलानी इनकम कौन सी हो सकती है सर, कोई कमीशन रिसीव, कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ, कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ, वो सब कहां पे आएगा सर, वो इधर ही आएगा आपका। डन हो गई बात। सर हमें ऐसे बनाना पड़ेगा क्या, नहीं, आपको फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं पूछेगा आपसे, पीएनएल के रिगार्ड में तो नहीं पूछता है, जो पूछेगा वो मैं आपको अभी करा दूंगा। डन। पहली चीज दोबारा रिपीट करते हैं, पहले हमें रेवेन्यू देखने, और रेवेन्यू के अंदर कितनी चीजें आएंगी, दो। कितनी चीजें आएंगी, जल्दी बोलो, दो। पहली चीज क्या है, शॉर्ट फॉर्म में बोलना है, पता है क्या बोलोगे, आरएफओ बोल लो। क्या बोल लो, आरएफओ। यूएफओ होता है ना, उसका कर दो आरएफओ। चलो, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डन हुई बात। और दूसरा है अदर इनकम, कोई बोलने की जरूरत नहीं है वैसे, पर हम बोल सकते हैं, बट है अदर इनकम। चलो, इसके साथ मैंने कहा अब इन दोनों का टोटल भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि माइनस भी तो करना है। हाँ सर, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या निकाला, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर एक वर्किंग करते हैं ना यहाँ पे छोटी सी, ऐसा भी कर लेते हैं, देखना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरा आरएफओ है 100 रुपए का, मान के चलते हैं मेरी अदर इनकम है 20 रुपए की, तो मेरी टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 120। ये सारी इनकम ही हो गई, सारा रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया एक जगह। पहले सारे रेवेन्यू एक जगह लिखे। अब दूसरी चीज क्या करनी है, जल्दी बोलो सर, जितने खर्चे हैं उनको एक जगह लिखना है। क्या बोला मैंने, जितने खर्चे हैं उनको एक जगह लिखना है। आओ सर इसको याद करते हैं, क्योंकि खर्चों को हमने क्या करा था, मैंने आपको बताया था, खर्चों को हम कैसे लिखते हैं, कुछ टाइप के खर्चे हैं उनको तो हम अलग अलग हेड में क्लासीफाई कर देते हैं, जो हमें याद करने पड़ेंगे, रट्टा लगाना ही पड़ेगा, और रट्टा लगाएंगे ना बैठ के, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो, और साथ में जो फलाने रह गए, जो बचे हुए रह गए, उनको क्या करना है, अदर एक्सपेंसेस में डाल देंगे। किस में डालेंगे, अदर एक्सपेंस में। बस याद उनको करना है जिनका नाम स्पेसिफिक बोला गया है। किनको याद करना है, जिनका नाम स्पेसिफिक बोला गया है। और नाम स्पेसिफिक पता है किसका बोला गया है, पहला नाम याद करते हैं। वैसे टोटल नेम एक बार काउंट करेगा, 1 2 3, नहीं 3 नहीं है, 1 2 3 4 और 5, 5 याद करने हैं। कितने याद करने हैं, 5। 5 पांडव थे, वैसे ही 5 ये हैं। चलो जी देखते हैं यहाँ पर कौन से। सबसे पहले आ गए हमारे पास चेंज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के लिए हम यूज कर लेते हैं आई, इसकी कोई ट्रिक भी बना लेंगे अगर कोई मिल जाए तो बढ़िया है, ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्री,
चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के लिए क्या यूज कर लिया हमने, आई यूज कर लिया, चलो ठीक है। उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड का मतलब क्या हो गया सर, एस बोल देते हैं सर, एस बोल देते हैं, ठीक है। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, मैं आपको समझाऊंगा भी आइटम क्या होता है सर, इन्वेंट्री और स्टॉक एंड ट्रेड में फर्क क्या होता है, कुछ भी फर्क नहीं है ना, तो ये अलग अलग क्यों लिखा है, एक में डाल देता ना, अभी कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद सर मैंने कहा ये क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसके लिए यूज कर लेते हैं ई। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस तो हमने कहीं ना कहीं समझ भी लिया था, वो सैलरी, वो वेजेस, वो बोनस, इंसेंटिव, सब चीज यहाँ पे आ जाती है, डन सर। उसके बाद ये डेप्रिसिएशन का जो खर्चा होता था ना, इसको अलग से दिखाना है, ठीक है, ये भी हाईलाइटेड बनता है, ये जितने भी स्टार खर्चे होते थे ना, स्टार खर्चे वो सारे एक जगह है, ठीक है। चलो काश इसकी ट्रिक स्टार ही बन जाती, मजा ही आ जाता है ना, चलो बट बनेगी नहीं, चलो। और फाइनेंस कॉस्ट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एफ। पहले मैं आप लोगों को इन सारे खर्चों को समझाता हूँ, फिर इसकी ट्रिक भी बना लेंगे। वैसे कुछ बन रहा है, साइड बन रहा है, एफ साइड, एफ साइड भी बोल सकते हैं, ऐसे करके बोल लेंगे, इसको ऐसे याद रख ले, एफ साइड, ठीक है। हमें कौन सी साइड रहना है खर्चों को याद रखने के लिए, एफ साइड रहना है, कौन सी साइड रहना है, एफ साइड रहना है, ऐसे लिख लेते हैं, क्या है, हाँ चलो ऐसे लिख देते हैं, ट्रिक बन गई हमारी एफ साइड। चलो एक बार एफ, इसको रिकॉल कर लेंगे, इसको बोल के सर एफ बोले तो क्या हो गया सर, मैंने कहा एफ बोले तो फाइनेंस कॉस्ट हो गया, एस बोले तो क्या हो गया था सर, स्टॉक परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो गया था सर, आई बोले तो क्या हो गया था, इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री हो गया था, एंड डी बोले तो सर, डी तो डेप्रिसिएशन ही है हमारा, और ई फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ही है। सर कौन सी साइड रहना है एक्सपेंसेस को याद रखने के लिए, एफ साइड रहना है, जैसे लोग सेफ साइड रहते हैं वैसे हम लोग कौन सी साइड रहते हैं, एफ साइड रहते हैं, याद रहेगा सर। चलो बहुत बढ़िया, बस इसमें देखो रट्टा लगाने का बड़ा सिंपल मेथड है, रट्टा लगा दो दुनिया का सबसे आसान काम है, क्या है, एक ट्रिक बनाओ और उसको याद कर लो, ठीक है। चलो एक बार रिकॉल करेंगे दोबारा से, चलो एफ कौन सी साइड रहना है सर, एफ साइड रहना है, एफ साइड रहने के लिए एफ का मतलब क्या है सर, फाइनेंस कॉस्ट, एस का मतलब क्या है सर, स्टॉक इन ट्रेड था, बट इसको हम क्या बोलेंगे पूरा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। आई का क्या मतलब था, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के लिए क्या बोलेंगे, चेंज इन इन्वेंट्री, और डी फॉर तो डेप्रिसिएशन, और ई फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। आपको पांचों के पांचों हेड याद हो गए, चलो। और इसके बाद जो बच जाए वो अदर, जो बच जाए वो अदर। आओ सर थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं क्या एक बारी, हाँ बेटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे लाओ, ठीक है, हाँ बेटा ये फिक्स है, ठीक है। चलो अगर इतना चल जाता है अभी तुम्हारे लेवल पे, इतना एक्सेप्टेबल है, हाँ ये नहीं कर सकते कि आप ये हेड ना लिखो, हेड आपको याद करने पड़ेंगे, बट हाँ उसके हेड में ऊपर नीचे लिख दिया, वो तो हम अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कर देते हैं भाई, ठीक है, तो ये तो क्या ही है। चलो अब सुनना मेरी बात, तो कौन सी साइड रहना है, एफ साइड रहना है। चलो अब सुनना, मैंने कहा चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है सर, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक सुना है आप लोगों ने, कि मैंने ना साल में, पर ये इन्वेंट्री वर्ड पता कैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। अच्छा आप सोच के देखो, ये जो फॉर्मेट है क्या ये हर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए चलता होगा क्या, हाँ बेटा हर साइड ऑफ बिजनेस के लिए, हर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए चलता है, क्योंकि ये एक जनरल फॉर्मेट बनाया किसने, कंपनीज एक्ट ने, और कंपनीज एक्ट ने बना के हमें दे दिया, और अब चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है वो भी इसको यूज करती होगी, चाहे वो कोई सर्विस एंटिटी है वो भी इसको यूज करती है, चाहे कोई बैंक है वो भी इसको यूज करता है, और चाहे कोई अदर फलाना कोई बिजनेस है, चाहे वो अमेजोन है, चाहे वो फ्लिपकार्ट है, सब लोग इस फॉर्मेट को यूज करते होंगे। तो एक बात सोच के देखो, उनको कितना जनरल रहना पड़ता होगा कि हाँ हमें हर किसी के लिए सोचना है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर दो आइटम डाले। अब समझना, अगर कोई इन्वेंट्री क्यों लिखेगा, इन्वेंट्री वाला आइटम उसके बिजनेस में क्यों आएगा, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होगी ना, अगर वो कैसी एंटिटी जल्दी बताओ, तो वो वर्ड क्या यूज करेगा, इन्वेंट्री। क्या वर्ड यूज करता है, इन्वेंट्री। लेकिन अगर कोई ट्रेडिंग एंटिटी होगी, जल्दी बताओ कैसी एंटिटी, ट्रेडिंग, अलग कलर से लिख दूं, ओके ओके सॉरी सॉरी, रेड तो लिखा ही हुआ है, पर्पल ले लूं क्या, पर्पल ठीक है ना, चल जाएगा। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, तो वो क्या यूज करेगा वर्ड, इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री पता किस लिए यूज होती है, कि हम, मेरा ना फैक्ट्री है भाई, मैं गुड्स बनाता हूँ, तो कुछ गुड्स कैसे रहते होंगे, रॉ मटेरियल की फॉर्म में रहते होंगे, कुछ गुड्स कैसे रहते होंगे, अभी कुछ बन गए आधे अधूरे पड़े हैं, उनको क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे।
बोलते हैं उसको, आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में ना। हाँ वो वाले बिजनेसेस हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग वाले कौन से होते हैं, प्राइमरी वाले में जाते हैं वो, है ना, नहीं सेकेंडरी में जाते हैं, सेकेंडरी में वो मैन्युफैक्चरिंग वाले, प्राइमरी वाले तो जो उगा रहे होते हैं, हाँ रॉ उगा रहे होते हैं लोग, है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग वाले सेकेंडरी सेक्टर में जा रहे होंगे, तो उनके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री बोल के चलेंगे। अब दूसरा कौन आ गया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे पक्का। तो सर अब स्टॉक इन ट्रेड कौन यूज करता होगा, जो ट्रेडिंग एंटिटी है, कौन सी एंटिटी जल्दी बताओ, ट्रेडिंग एंटिटी। अरे यार सिंपल है, कुछ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बोले तो फैक्ट्री वाला बंदा जो सुबह जाता है कारखाना खोलता है अपना, उसके अंदर झोंका रॉ मटेरियल और दे वो बाहर निकाल दिया, उसने अपना फाइनल गुड निकाल दिया और बना के वो बेचेगा उसे। क्या वो शोरूम होता है या फिर वो एकदम गंदी सी फैक्ट्री होती है जिसमें आग लगी पड़ी होती है गर्मी में, गंदी सी फैक्ट्री होती है। और दूसरा ये ट्रेडिंग एंटिटी कौन सी होती है, अरे वाह एकदम आलीशान सा ऑफिस होता है जहाँ पे आराम से डिस्प्ले में आपका सामान मस्त मस्त तरीके से लगा होता है ना। ट्रेडिंग एंटिटी इज नॉट अ फैक्ट्री, ठीक है, ये फैक्ट्री जरूरी नहीं है। अब देखो कुछ एंटिटीज ऐसी हो सकती हैं जिनकी फैक्ट्री अपनी हो और साथ में ऑफिस भी अपना ही हो, वो जो सेल ऑफिस है वो भी अपना ही, जैसे मारुति है, जब मारुति की जो कंपनी है उसका जो प्लांट है वो अलग है और जो सेल्स ऑफिस है वो अलग है ना। जहाँ गाड़ी मैन्युफैक्चर, तुम गाड़ी कहाँ से खरीदने जाते हो, उस फैक्ट्री में से खरीदने जाते हो या फिर वो शोरूम में जाते हो, शोरूम में कैसे कंफर्ट मिलता है, बढ़िया एसी सर पानी ले लो, है ना, ऐसा कुछ होता है। बट अगर आप फैक्ट्री में चले जाओगे तो आपको हाय राम इतनी गर्मी में खड़ा कर दिया, है ना, ऐसा ही कुछ होता होगा, बिल्कुल सर। तो अब जहां पर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की बात हो रही होगी उनके लिए वर्ड्स क्या यूज करेंगे हम, इन्वेंट्री। बोल लो भाई बोल लो यार, हाँ। और जो लोग जो कहाँ पे पहुंचते होंगे सेल्स ऑफिस में, तो वो क्या वर्ड यूज करते होंगे, स्टॉक एंड ट्रेड यूज करते होंगे। तो अब देखो स्टॉक एंड ट्रेड को सिर्फ खरीदा ही जाता है, ऐसा मान के चलते हैं। स्टॉक एंड ट्रेड क्या होता है, सिर्फ खरीद के तो आता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है सर, चेंज इन इन्वेंट्री जो होती है, इन्वेंट्री को बनाया जाता है। अब इन्वेंट्री के टाइप्स कितने होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी सिर्फ हमें याद करना है, ठीक है। चलो तो एफ साइड रहना था, एफ साइड में एक हमने क्या पढ़ दिया, दो चीजें हमने समझ ली, इन्वेंट्री और स्टॉक इन ट्रेड। तीसरा जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, क्यों अभी यहाँ 47 मिनट है, 2 घंटे की क्लास है भाई, अच्छा कोई बात नहीं, 1 घंटा हुआ होगा, बट अभी रुक जाओ, ये टॉपिक तो कंप्लीट कर लेते हो निकम्मो। मतलब ऐसे कौन रुकता है भाई, है अच्छा इंतजार कर रहा था कि जैसे ये निकल जाए बस अभी बोल देता हूँ, टोक देता हूँ भाई टॉपिक ना ये P&L अकाउंट है, जैसे P&L अकाउंट खत्म होगा आई विल गिव यू अ 5 मिनट ब्रेक, उसमें आप ब्रेक लेना, ठीक है। क्या मतलब, नहीं थोड़ी पढ़ाई कर लिया करो ना, ऐसे थोड़ी होता। चलो पढ़ाई क्या है, एक P&L अकाउंट की स्टेटमेंट तो पढ़ी और कुछ पढ़ा तो भी हमने, है ना। अच्छा मेरी बात सुनो, चलो बैक टू वर्क, ओए भंग नहीं करना ऐसे क्लास को। तो अब इन्वेंट्री पढ़ लिया, स्टॉक इन ट्रेड पढ़ लिया, और थर्ड पॉइंट आया हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बताने की जरूरत है क्या, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वो होता है जो आपके वर्कर से रिलेटेड खर्चे, वर्कर से को हमने सैलरी दी, वेजेस दी, उनके खाने पीने की रिफ्रेशमेंट भी मंगवाए ना, वो भी यही काउंट होती है। डन। चलो इसके बाद D फॉर होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को तो बताने की जरूरत नहीं है भाई, हम लोगों ने पढ़ के आए हैं, बस जितना भी आपके एसेट्स होंगे उस पर जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो यहाँ लाके हम क्लब करके लिख देते हैं उसको। डन। उसके बाद ये क्या है, फाइनेंस कॉस्ट, इसका मैं आपको हेड पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है। बट फाइनेंस कॉस्ट क्या है, जो भी लोन लेने के लिए मेरे को पैसे लगे होंगे ना, क्या हुआ होगा, लोन लेने के लिए जो भी खर्चा हुआ, लोन लेने के क्या क्या खर्चा हो सकता है मुझे बता सकते हो आप। एक इंटरेस्ट का खर्चा हो सकता है, ऑब्वियसली लोन लेंगे तो इंटरेस्ट तो खर्चा, इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। और साथ में सर एक और खर्चा होता है जिसका नाम कहते हैं हम प्रोसेसिंग फीस। सर ये क्या होती है प्रोसेसिंग फीस, आप कभी भी लोन लोगे ना तो बैंक आपके लिए लोन तो देता है, साथ में ना उस पर कुछ प्रोसेसिंग फीस देता है कि मैंने आपको लोन दिया ना, लोन देने के लिए मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ। क्या बात करूँ सर, ऐसा होता है। आपने 10 लाख का लोन लिया ना तो आपके अकाउंट में 10 लाख नहीं आएंगे, उसमें वो अराउंड 7-8 हज़ार रुपये की कमीशन काट लेगा 10 लाख के लोन पे, ठीक है। तो आपके कहीं ना कहीं आपके 9 लाख और 90 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। डन। ऐसा कुछ क्या, ऐसा ही होता है, ठीक है। और साथ में बस ये 2 आइटम में बताता हूँ, इससे आगे कुछ नहीं बताता। फाइनेंस कॉस्ट में और भी चीज़ें आती हैं बट वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो तो एक्सपेंस को याद करने के लिए हमें कौन सी साइड रहना है जल्दी बताओ, एफ साइड रहना है, एफ साइड रहना है। और एफ साइड के लिए हम क्या बोलेंगे, एफ बोले तो
फाइनेंशियल फाइनेंस कॉस्ट, एस बोले तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आई बोले तो चेंज इन इन्वेंट्री, डी बोले तो डेप्रिसिएशन और ई बोले तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। मजा आ गया सर, याद हो गया यहाँ तक? चलो अब तो खत्म हो गया, बस P&L अकाउंट खत्म होने वाला है, बस 2 मिनट देना। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर एक्सपेंसेस हम लोगों ने अदर इनकम याद करा, और जिससे क्या आया टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद एक्सपेंसेस को भी हमने क्या सारा याद कर लिया क्या? बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त तरीके से याद हुआ क्या? चलो उसके बाद अच्छा एफ साइड के बाद अदर भी लिखना होता, भूल मत जाना। ये अदर में क्या आता होगा? और जितने फलाने खर्चे। सर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कहाँ जाएगा? ऊपर किसी हेड में आता हुआ दिख रहा था क्या? तो कहाँ जाता? नहीं जाता। रेंट का खर्चा कहाँ जाएगा सर? बिजनेस अगर रेंट पे कर रहा है तो वो कहाँ जाएगा? वो भी अदर में जाएगा। और मैंने ना वानी मेरी क्लाइंट बनने वाली थी, तो मैंने वानी को क्लाइंट के लिए मीटिंग करनी पड़ती है। मीटिंग करते हैं हम लोग, तो मीटिंग करने के लिए हम एक बढ़िया रेस्टोरेंट में बैठे वहाँ पर, तो वहाँ पे ना कम से कम 10,000 रुपये का बिल आ गया। अब बताओ खैरी सर मेरे को तो बिजनेस मीटिंग छोड़ो, पर पार्टी दिला दो, बात खत्म। चलो ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो 10,000 का बिल आया, वो कहाँ जाएगा? जिसको बिजनेस प्रमोशनल एक्सपेंसेस बोलते हैं, अदर्स में जाएगा। डन हो? सर कितने भी फलाने खर्चे हो XYZ वो सारे अदर्स में। इन बिल्कुल जो फिक्स है उसके अलावा जितने खर्चे वो सब कहाँ पर? अदर्स में। याद रहेगी बात इतनी? चलो जी बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बस। अब इसके बाद फ्लो याद करते हैं। सारे इनकम को एक जगह लिखा, सारे खर्चों को एक जगह लिखा, उसके बाद दोनों को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। रेवेन्यू में से जो आया उसमें से गया हुआ क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो जो आया उसमें से जो गया उसको हमने माइनस करके क्या निकाल लिया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आ जाओ मैं आपको वर्किंग दिखाता हूँ। एक मिनट मैं ऐसा करता हूँ, सुनना बस। मैं यहाँ पे आपको टोटल एक्सपेंस लिख देता हूँ। ओह लिखा हुआ। एक सेकंड देना, सुनो। ये टोटल है और एक ये टोटल है। अरे कोई नहीं मेरे भाई, ये ले, अब तो दिख रहा है ना? एक ये ऊपर जो मैंने ऑरेंज से हाईलाइट करा है, एक ये टोटल है और एक ये टोटल है। ये किसका है? ये टोटल रेवेन्यू है, और ये आपके क्या हो गए? टोटल एक्सपेंसेस हो गए। एक काम करते हैं, टोटल एक्सपेंसेस में आपको ऐसा देता हूँ, मेरे 40 रुपए के टोटल एक्सपेंस हुए। सर क्या इतनी बड़ी बात से इतनी चिंदी बातों पे आ जाता है? करोड़ मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो, अब मेरी बात बताना सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा? माइनस करके किससे निकालूं? 120 में से 40 माइनस करूंगा। सर ये 40 कहाँ से आया? कुछ नहीं भाई, मैंने एज्यूम पे कर लिया, किसी का ऐसा डाउट ना हो। चलो 80 आ गए यहाँ पर। इसके बाद सर ये 80 रुपए जो आया है इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स कौन लेके जाता है भाई? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मांगेगी ना टैक्स। तो मैंने कहा अब मान लो ऐसा एज्यूम करते हैं गवर्नमेंट ना 30% टैक्स लेती है। बताओ किसके ऊपर टैक्स लेगी गवर्नमेंट? 120 40 रुपए पे या 80 रुपए पे? अगर तुमने बाद में, अभी तो तुम्हारा लॉजिक बना हुआ है, बाद में गलती से ये कहा ना सर ये टैक्स किसके ऊपर लगाना है, तो पकड़ के पीटूंगा। तो अभी ढंग से सुन लेना सर, 80 रुपए पे लगेगा टैक्स, ठीक है? और वो क्यों लगा? क्योंकि देखो टैक्स गवर्नमेंट किस पे लेती होगी? जो आप कमाते हो। और आपने क्या कमाया है? सर 80 रुपए तो कमाए हैं, ठीक है? चलो तो आप 80 रुपए पे टैक्स दोगे, जो कि आपको किसके ऊपर लगाना होगा? प्रॉफिट बिफोर पीबीटी बोल देते हैं इसको, पीबीटी के ऊपर आप अप्लाई करोगे। कितना है? 30% लगा दे, कितना आएगा? 24 रुपये आ जाएगा। इसको आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा सर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा। क्या बचेगा जल्दी बताओ? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा। इसको 80 में से क्या कर दे? 24 माइनस कर दो, 56 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या समझा पाया क्या मैं आपको? P&L स्टेटमेंट आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया सर, इसको अभी यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आप 3 मिनट का ब्रेक ले लो, 3 से 4 मिनट का। अच्छा चलो लिख लो पहले, फिर मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, ठीक है? ऐसा कर लेंगे, वी विल रिज्यूम बैक द क्लास ऑन 6:15। ऐसा कर लें, बढ़िया है? 15 चलो ठीक है, 20 पे रिज्यूम करते हैं, बट फिर मैं 7 बजे ही छोड़ूंगा क्लास, इससे पहले नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? हाँ 7 बजे लेट होगा ही। अभी बैलेंस शीट पूरी नहीं हुई है, आज कंप्लीट होने वाली, टेंशन ना।
इको में क्या आ रहा है वो बैंकिंग 28 बैंकिंग मैं तुझे पढ़ा दूंगा तुम दोनों को बैंकिंग में अलग से करवा देता हूँ एक दिन कर लेते हैं किसी दिन भी बना के तुमने पढ़ तो रखा ही है बस तुम्हें अच्छे से एक बार वो रिकॉल चाहिए होगा तो मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स पड़े हैं उससे पढ़ लेना ठीक है अभी दिखा दूंगा वो नोट भी बढ़िया है notes। और अकाउंटिंग रेशोज में भी आई थिंक 4 ही रेशोज आ रहे हैं शायद उससे ऊपर तो कुछ नहीं आ रहा तुम्हारा भाई पूरा आ रहा है तुम दोनों का अकाउंटिंग रेशो पूरा हो गया स्कूल में अकाउंटिंग रेशो हाँ भाई नहीं पता पता रखना करो यार कैश फ्लो चल रहा है कौन सी टीचर है भाई चल कोई बात नहीं फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिया प्रॉफिटेबिलिटी पे पहुंच गए ये तो प्रॉफिटेबिलिटी में तो आता है तुम्हारा अकाउंटिंग रेशो आ रहा है कॉमन साइज कंपैरेटिव आ रहा है तुम्हारे अप्रैल में तो नहीं है यूटी अप्रैल में है यूटी बेचारे को सपना दे दिया आपने कब है 10-12 को शुरू होंगे 10-12 से ये वाले यूटी तो मैनेज कर लेना होगा फिर अगले वाले से देखेंगे छुट्टियाँ आ जाएंगी हमारी छुट्टियों में हमारी 2 बुक खत्म है पहली क्या नहीं वो यार थोड़ा यूटी के टाइम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है उसकी टेंशन नहीं कुछ भी तुम्हें ऐसा फर्क भी नहीं पता चलेगा इतनी आई श्योर मैंने हर एक चीज़ को टॉपिक वाइज बांट रखा है ठीक है भाई तू दिखा बता रहा हूँ तेरे को ज़रूरी है आपने इसमें सिर्फ करंट ईयर में समझ लिया प्रीवियस ईयर में कुछ भी नहीं लिया वैसे ही भाई ओके मान लो मैं सिर्फ तुम्हें फ्लो समझा रहा था अब 2 जगह समझाता तो समझ में आता क्या क्या कह रहा है आसानी हो गई तो आपको पहले से बता रखे हो फिर भी लिखना तो पड़ता ही है सर ये क्या लिख लिया हो गया अब 10 मिनट का रेस्ट अरे 20 का बोला था अच्छा मैंने तो 20 तक चलो कोई बात नहीं। ले लो यार 2 मिनट का ब्रेक तुम लोग 2 मिनट सर 20 का नहीं बोला था हाँ 20 तक का वही 7 मिनट का ब्रेक तुम लोगों का भी दिमाग में कितना रिटेन करेगा
स्कूल में तुम 6 घंटे कैसे पढ़ लेते हो? अच्छा, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते तुम्हें पूरा? अच्छा, बीच में 5-10 मिनट का, फिर क्लास कौन सा सीरियसली पढ़ते हैं हम? या चलने तो बढ़िया मस्त। स्कूल में कौन ही पढ़ता है? मैं भी नहीं पढ़ता था, मैं भी टाइम पास करता था। क्या कहते, प्रिंसिपल आ जाती है, फिर वो क्या कहती है? हमारे प्रिंसिपल भी फिर पढ़ाई होगी नहीं। ऐसा तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है? दूसरे जो स्कूल है उनमें ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे में तो तुम्हारे में भी है ऐसा स्कूल बुलाने बुलाने का? पर जाते तो है नहीं है। जाता है, आता है। बोला हुआ है उनको आने के लिए। कैसे बोला? वो वैसे ऑटो करने के लिए बोला दिया मैंने। कितनी देर पहले बोला? काफ़ी देर होगी। हेलो, कहाँ रहे? कहाँ से? अभी तक नहीं आया? अच्छा, हाँ बच्चे तो आए हुए हैं। कितने बजे की क्लास थी? 6:30? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, हाँ। मैंने तेरे स्कूल में क्या चल रहा है? वो तो हो ही गया हमारा, हमने तो कर ही लिया। जिनके भी अभी रिवीजन कराऊंगा मैं फर्स्ट चैप्टर की, दोबारा कराऊंगा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है? सेपरेटली कराऊंगा, टेंशन नो। पहले तुम लोगों का एटलीस्ट वो यूटी तक का जो सिलेबस है वो एक लेवल पे ले आओ। तुम्हारे यूटी है, तुम्हारे तो छुट्टियों के बाद ही होंगे। तुम लोग इतने ये काम कर सकते हो, जिन लोगों के भी फर्स्ट चैप्टर जो मैंने कराया है, जब तक ये चैप्टर चल रहा है इन चैप्टर्स में क्वेश्चंस मिलेंगे, बट अभी 2 से 3 क्लास में तक तो कोई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो आप लोग क्या करो कि जो आपकी वो फर्स्ट जो बुक है, जो हमने वो चैप्टर जो करे हैं, जो करा है एक चैप्टर, उसके क्वेश्चन स्टार्टिंग से करने स्टार्ट कर दो। पूरे 70 के आसपास क्वेश्चन है, आप उसको सारों को धीरे 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 5-5, 6-6 क्वेश्चन उठा के उसको सॉल्व कर दो। कुछ जो करा रखे हैं उनको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है? जो कर रखे हैं या करा रखे हैं उनको आप स्किप कर देना, और जो बच जाएंगे वो हम उसको फिर जो डाउट्स वगैरह होंगे वो कर देंगे, ठीक है? और जिनके नहीं हो रखे वो तो अभी चलाओ आराम से मॉर्निंग। हाँ, 72 के अराउंड होंगे क्वेश्चन, एडिशनल मत करना, एडिशनल तो होता है। हाँ,
अंदर ही बैठ जाओ। सारे बच्चे आएंगे नेटवर्क नहीं आ रहे वाईफाई से एक्चुअली क्या और चलाओ ज़्यादा, स्विच ऑफ कर दे। आ जाओ भाई आ जाओ, चलो हो गया टाइम, हो गया, जल्दी आ जाओ फटाफट। अगली बार दूंगा नहीं ब्रेक, ये ध्यान रखना, जल्दी पहुंच जाओ। सर अभी 1 मिनट लगा। तभी तो बोल रहा हूँ, सेटल होने में भी तो 1 मिनट लगेगा। चलो सेटल होने पे 1 मिनट तो लगेगा। सुनाई नहीं देता। आ गया सर फटाफट। हाँ इधर से आता इधर से आता इधर से आता चलो बेटा, ब्रेक हो गया आप लोगों का, बढ़िया। कोई नहीं, चलो 1 मिनट, चलो 1 मिनट पहले क्लास छोड़ दूंगा बस, ठीक है। चलो अब तुम लोग इतना 1-1 मिनट की बात करोगे तो क्या कर सकते हैं। अब सुनना मेरी बात। हेलो, अच्छा डेडिकेटेडली पढ़ोगे तो छोड़ूंगा, वरना नहीं छोड़ूंगा, देख लेना, ठीक है। फंसा कर रखूंगा मैं, देख लो, फटाफट बैठ जाओ। अब सुनो, हम लोगों ने कुछ बात सीखी थी अभी तक। हमने क्या सीखा सर? हमने पीएनएल बनाना सीख लिया। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना हम लोगों को आगे गया। हाँ सर, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में क्या होता है, सारे रेवेन्यू एक जगह कर लो, सारे एक्सपेंसेस को एक जगह लिख लो। एक्सपेंसेस में हमने बोला था एफ साइड रहना है, रेवेन्यू को तो याद करने की कोई दिक्कत ही नहीं थी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर याद रखना था, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस को याद रखा, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करा तो क्या बचा, जल्दी बोलो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे हमने टैक्स लगाया, टैक्स को फिर माइनस करा, उसके बाद क्या आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पूरी बन गई। कोई डाउट यहाँ तक? चलो इसके आगे अब हम लोग बात करेंगे, एक छोटी सी चीज सीखते हैं सर। ऐसे ही जैसे देखो, हमने दो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बचपन में बनानी सीखी थी 11th क्लास में, तो सर वहां पे हमने दो तरीके की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई। एक पीएनएल बनाया, दूसरा क्या बनाया, बैलेंस शीट। आओ सर, अब दूसरे का नंबर है, डरना नहीं, ठीक है, डरना ठीक है। ऐसी कुछ चीज हमें बनानी है सर। बस मेरे को ये बताओ, बैलेंस शीट में हम लोग क्या बनाया करते थे, क्या लिखते थे हम उसके अंदर? हम सर एक साइड लिखते थे लायबिलिटी, एक साइड लिखते थे लायबिलिटी, जो लेफ्ट हैंड साइड होती थी वहां पे लायबिलिटीज लिखा करते थे, और यहाँ पर हम लोग लिखते थे एसेट। मैं आज आपको लायबिलिटी और एसेट्स ट्राई करता हूँ याद कराने का, एक साइड तो पक्का याद करा दूंगा, ठीक है। हो सकता है दोनों भी करा दूं, सिर्फ रट्टा लगाऊंगा, अंदर क्या आता है अभी कुछ नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ रट्टा लगाऊंगा। आज रट्टा लगाने का, अगले 15 से 20 मिनट हम लोग सिर्फ रट्टा लगाएंगे, ठीक है, जितने भी लगेंगे। चलो तो पहले इसको ना बनाने का एक तरीका है, आप लोग मेरे साथ ना याद करोगे, सिर्फ रट्टा लगाना, ठीक है। रुको मैं एक शीट ओपन कर लूँगा बढ़िया सी, वहीं पे चलते हैं। वो मेरी शीट कहाँ है मेरी? एक तो मेरे फोल्डर, इसको थोड़ा सा समेटना पड़ेगा, बहुत गंद मच गया दोबारा से। चलो सर, आप लोगों को याद है, पहले मैं आपको बचपन वाली बैलेंस शीट को थोड़ा ढंग के तरीके से याद कराता हूँ, ठीक है। वो बचपन में जो बैलेंस है, अब वो बेटा बचपन ही था, उसको बचपन में बोले जब तुमने ABCD पढ़ी थी किसकी, अकाउंट्स की, है ना, क्योंकि अकाउंट्स की वो क्या थी, ABCD थी। अब ये है थोड़ी अकाउंट्स का लग रहा है कि हाँ इसके अंदर कुछ है, कुछ बात, ठीक है। हाँ अब तुम सेकंड क्लास में, अब तुम बड़े बच्चे हो गए, अब इसमें बोलना पड़ता है ना तुम्हें बड़ा, क्योंकि तुम 12वीं में पहुंच गए हो, आखिरी क्लास में आ चुके हो। अब तुम्हारे अंदर एक नया गुण होता है, अरे हम तो 12वीं में आ गए हैं, अब तो आगे जाके झंडे गाड़ देंगे, लेकिन बाद में जाके जैसे 12वीं से बाहर निकलोगे पता चलेगा अरे नहीं बेटा, सब व्यर्थ था, सब कुछ बेकार था, जितनी पढ़ाई करी कुछ काम नहीं आ रही है, मतलब हाँ 12वीं तक की पढ़ाई कुछ काम नहीं आती, लेकिन अगर नहीं करी है ना तो जिंदगी वैसे भी बर्बाद है, ठीक है। वहां तक करनी है, उसके आगे भी देयर इज नो एंड। ये मत समझो कुछ, यहाँ से आपको समझाने का पर्पज ये है कि 12वीं के बाद असली शुरुआत होती है पढ़ाई की, जो आप लोगों को अपने लिए करनी होती है। अब जरूरी नहीं है, बहुत से बच्चे होते हैं जो सिर्फ ऐसे ही घूमते रह जाते हैं, बट मैं आप लोगों को ये गाइड करूंगा कि आप कम पढ़ते हो या ज़्यादा पढ़ते हो वो फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे साथ कितने मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कतई निखट होते हैं ना, हम भी ऐसे ही थे, ऐसे ग्रुप में बैठा करते थे, हमको ऐसे बहुत तगड़े नहीं थे, ठीक है। आई वॉज अ लाइक ये लगा लो 50 से 60% वाला स्टूडेंट था जब मैं 7 से 8 क्लास में था। 9th क्लास में मेरी थोड़ा सा मेरे अंदर जागरूकता उठी कि हाँ भाई चलो पढ़ लेते हैं। हाँ वो थोड़ा होता है ना पहला बचपन वाला प्यार, उसी टाइप का कुछ हुआ था, ठीक है। तो मैंने कहा चलो भाई अब क्लास में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं क्लास का फर्स्ट आया था, फिर उस टाइम पे मैंने पूरा जोर मारा था 9th से 10th क्लास में।
बढ़िया पढ़ाई करनी चालू करी थी, फिर फर्स्ट आया था मैं क्लास में, और तब से फर्स्ट आना स्टार्ट करा। वो तो चली गई लेकिन मैं फर्स्ट आता रहा, ठीक है। चलो खैर, सर कह रहे हो कैसी कैसी बातें कर रहे हो, अच्छा चलो मजाक था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मोटिवेशन था तुम लोगों के लिए कि जो लोग नहीं पढ़ते वो लोग भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ लिया तो तुम भी पढ़ सकते हो। क्योंकि भाई मैं तो बिल्कुल निखट गवार, खूब फुल गुंडागर्दी, जितने फालतू के जितने लोग होते थे सबसे बातचीत होती थी, ठीक है। और अभी भी तुम देख सकते हो काफ़ी लोगों को, जितनों को तुम जानते हो उतनों को मैं भी जानता हूँ, ठीक है। चलो अब छोड़ देते हैं इस बातचीत को, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बताने का पर्पस क्या था। हेलो प्लीज 2 मिनट, ये बैलेंस शीट पे आ जाएगी, बैलेंस शीट तो याद होती रहेगी, लेकिन अपनी लाइफ में जो मेन गोल है ना इसको समझना। कितने लोग हैं जो शायद ढंग से ना ही पढ़े हैं और ना ही वो पढ़ेंगे, उन्होंने सोच रखा है, ठान रखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी दे आर गेटिंग द गुड पैकेजेस। कैसे? फोकस ऑन योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब एक आपका अंदर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात करने का। जैसे मैं आज आप लोगों के सामने, जैसे आप कितने हो, 10-12 जने जो भी हो, ठीक है, तो मैं एक कॉन्फिडेंटली अपना जो ज्ञान है मेरे अंदर जो पढ़ा है, मैं उसको कॉन्फिडेंटली आपके सामने डिलीवर कर पा रहा हूँ क्या? अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है ना, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है मत करना है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स होता है, थोड़ा पैसे लगा लेना उसके ऊपर, इतने टाइम पढ़ाई के ऊपर लगाया, थोड़े टाइम उस पर लगाना, जब 12वीं में आपका रिजल्ट आने का टाइम अवेटेड हो ना, बहुत लोग पूछते हैं कौन सा कोर्स करना, गो फॉर दिस, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो बात करने का तरीका है, जो आपका बैठने का तरीका है, जो आपका सेंस करने का तरीका है, आप लोगों को एनालाइज करने लगोगे, आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और कैसे किससे बात करनी है, अब मान के चलो मैं आज आपको गूगल के CEO से मिलवाने ले जाऊँ, आप उससे बात कर लोगे? बस यही, घास नहीं डालेगा वो तेरे को इस बात पे, ठीक है। यू मस्ट हैव टू बी, इवन अगर मैं भी चला जाऊँ ना इस हालत में, जिस हालत में मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ, वो मुझे चपड़ासी समझ लेगा वहाँ, लिटरली मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इतनी बात कह पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं यार मैंने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा, कहीं समझा होगा। तो भाई कल को सबसे पहले एक एनालाइज करना, एक ऐसा कोर्स करना जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को एनहांस करे, ठीक है। चलो इसके बारे में आगे बात करूंगा, आ जाओ वापस आते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, वरना हमारा टाइम सीमित हो जाएगा। पर मैं आपको बताता रहूँगा आपको कैसे इस चीज़ों को गेन करना है। कुछ चीज़ें मेरे को भी पता है, जो पता होंगी मैं आपके साथ डिलीवर करूँगा, ठीक है, नो डाउट है। अच्छा अब मेरी बात सुनना, सर हम लोगों ने बचपन में, अब बोल देना बचपन है क्योंकि हाँ वो बचपन ही था, अब समझना सर बैलेंस शीट पढ़ी थी, और बैलेंस शीट में ये लेफ्ट साइड क्या आती थी? लायबिलिटीज आती थी। क्या आती थी जल्दी बोलो? लायबिलिटीज आती थी, अमाउंट आते थे, फिर इसके बाद यहाँ लिखते थे हम लोग एसेट और लिखते थे अमाउंट। आओ सर लायबिलिटी को याद करते हैं जरा। लायबिलिटी में क्या क्या आता था? सर हमें आइटम नहीं चाहिए। लायबिलिटी पता है क्या, 2 तरीके से क्लासीफाई होती है। कितने तरीके से क्लासीफाई होती है? 2 तरीके से। अब लायबिलिटीज को ना, मतलब बेसिकली 2 नहीं 3 तरीके से। एसेट होता है 2 तरीके से, लायबिलिटी होती है 3 तरीके से। लायबिलिटी कितने तरीके से क्लासीफाई होती है? 3 तरीके से, 3 क्राइटेरिया से जिसमें लायबिलिटी को बांट के रखा है हमने। एक होती थी कैपिटल, याद है क्या कैपिटल? आप लोगों को बचपन वाले नाम याद दिलाऊंगा, पहले बचपन की शक्तियां याद करो, फिर तो बड़ी वाली शक्तियां पता चलेगी, ठीक है। सर एक होता था कैपिटल, क्या होता था जल्दी बोलो? कैपिटल। साथ में कैपिटल प्लस लायबिलिटी बोलते थे, वो अकाउंटिंग क्वेश्चन आपको याद होगी। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। वैष्णवी हाँ वो आने वाली होगी 6:30 के टाइम पर पहुँचेंगे। चलो तो एसेट में क्या होता है? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और लायबिलिटी के अंदर 2 तरीके की लायबिलिटी कितने तरीके की होती है? 2 तरीके। अब लायबिलिटी समझना कितने तरीके की है, कौन सी है? एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक होती है करंट लायबिलिटी। ये करंट वो वाला करंट नहीं है ना, ये कौन सा करंट है सर? करंट आज की बात कर रहा है। एक होती है करंट लायबिलिटी, जो आज की लायबिलिटी। और आज की लायबिलिटी पता है किसको मानते हैं हम लोग? आप लोगों को याद होगा सर, जो 12 महीने से कम तक के हमारे बिजनेस में टिकती है, या 12 महीने या 12 महीने से कम, मोर लेस देन और इक्वल टू, तो उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं जल्दी बोलो मित्रों? करंट लायबिलिटी बोलते हैं। साथ में ऐसी लायबिलिटीज जो हमारे बिजनेस के अंदर लंबे समय तक रहती है। कितने लंबे समय? और लंबा समय बोले तो मोर देन इक्वल टू 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है। मतलब 12 महीने से ज्यादा अगर हमारे बिजनेस में कोई लायबिलिटी रहती है, उसको हम किस में क्लासीफाई करते थे जल्दी बोलो? और जो अभी बस 1 साल के अंदर में जाने वाली है, उसको क्या बोलेंगे? तू तो करंट लायबिलिटी है। क्या कौन सी लायबिलिटी है? करंट। ये लो जी मित्रों, ये बात हो गई। पहले इतनी बात आप लोगों को क्लियर होती है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है क्या?
ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीने से ज्यादा चले उसको क्या बोलेंगे? अभी तो और चलेगा, नॉन करंट चलेगा, नॉन करंट लायबिलिटी। और जो 12 महीने से कम में चले उसको बोलेंगे करंट लायबिलिटी। ये लो जी। इसके आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, हम लोगों ने फिर यानी कि कैपिटल के 3 हेड याद करें, कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब पता है क्या थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आया, थोड़े अब हम नए हुए क्या? हाँ सर, अब तो बड़े लेवल पे गए, कंपनीज पढ़ रहे हैं, तो इनके नाम तो देखो आज भी थोड़े मॉडर्न से दिखते हैं, थोड़े मॉडर्न से हैं कि करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ये मॉडर्न है। बट अब जैसे मॉडर्न होते तो लोग अपने नाम चेंज कर देते, जैसे वो बलविंदर सिंह को बस्सी बोल दिया है, तो ऐसे बलविंदर क्या है, बस्सी का कुछ और नाम है, बस्सी इज अ नेम फॉर ट्रेंडिंग नेम, बट बस्सी का कुछ और नाम है एक्चुअल जो है, ठीक है। तो ऐसे ही कैपिटल का भी एक ट्रेंडी नेम निकाला गया। क्या निकाला गया? ट्रेंडी नेम निकाला गया, और उसको बोला गया, वो मैं शॉर्ट फॉर्म बता दूंगा, एसएचएफ बोलते हैं उसको, बट इसका नेम कर दिया शेयर होल्डर्स फंड। मतलब अच्छा, ये शेयर होल्डर कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं मालिक होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया होता है, जिनकी कंपनी होती है, और उन्होंने जो पैसा लगाया उसको बोला शेयर होल्डर फंड, यानी कि शेयर होल्डर के द्वारा लगाया गया फंड। तो अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? अब हम इसका और ट्रेंडी नेम निकाल देते हैं, एसएचएफ। तो लायबिलिटी के अंदर कितनी चीज आई मित्रों, आप बताओ? 3। पहली आई शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा आया नॉन करेंट लायबिलिटी, और तीसरी आई करेंट लायबिलिटी। ना पुत्र, इट इज नॉट अलाउड। अब आपको शेयर होल्डर फंड ही लिखना है, क्योंकि यही अब मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे आपका लिखा भी होगा, ठीक है। मैं आपकी जो टीसीएस की बैलेंस शीट है उसको सुप्रीम मान के चलते हैं, और उसमें हम देखेंगे कि सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, बिकॉज वो उसके हिसाब से है, इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है। चलो क्या क्या आया भाई, एक बार देख ले जरा, क्या पढ़ रहे हैं सर हम, ये क्या है, ये बकवास वाली है ना, क्या यार रट्टा वट्टा लगाएगा, क्या करें, लगाना तो पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। कैपिटल अच्छा लगा, छोटे छोटे वर्ड है, पता नहीं इतने बड़े बड़े वर्ड दे दिए, कोई बात नहीं भाई, क्या करें, अब मजबूरी है। कौन था, है ना, बिल्कुल, किसका दिमाग फिरका था जो इतना लंबा लंबा लिख डाला, क्या करें भाई। चलो शॉर्ट फॉर्म क्या है? एसएचएफ। क्या है शॉर्ट फॉर्म, जल्दी बोलो? एसएचएफ। आप याद रख सकते हो लायबिलिटी में, और इसकी भी शॉर्ट फॉर्म बना दी है, पता है मैंने, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? एनसीएल। क्या है इसकी शॉर्ट फॉर्म? एनसीएल, नॉन करेंट लायबिलिटी, एनसीएल। और इसकी भी शॉर्ट फॉर्म बना रखी है सीएल, कर दो इसको क्या कर दो? सीएल कर दो। यानी कि सर कंफ्यूज हो गया, अब कंक्लूजन निकल गया कि लायबिलिटी में 3 चीजें होती है, एसएचएफ, एनसीएल और सीएल। कितनी जल्दी बोल दिया आपने, अभी तक कितना टाइम लग रहा था ना बोलते हुए, अब इजी बोलेंगे। लायबिलिटी में कितनी चीज? 3 चीज, 3 मेजर चीजें आती है। मेजर चीजों का नाम क्या है? प्रिया बोलेगी, एसएचएफ, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। एसएचएफ, एनसीएल और सीएल। आ जाओ सर, इसको लायबिलिटी के अंदर लिख देते हैं, यहाँ पर लाके लिख देंगे इसको। ऐसे लिखेंगे हम लायबिलिटी साइड, इसको ऐसे लिखेंगे क्या? हाँ सर, ये 3 मेजर हेड है, अब इनके अंदर कोई छोटी छोटी लायबिलिटीज आएंगी, मैं वो आपको याद कराऊंगा, टेंशन मत। अभी मेजर हेड याद करते हैं। इसके बाद एसेट के 2 ही पार्ट। एसेट के कितने पार्ट? 2 ही पार्ट, बड़ा आसान है, एसेट की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एसेट के 2 हिस्से, इसमें कैपिटल नहीं होती, तो नॉन करंट वाली बात आ गई और करंट वाली बात आ गई, तो यहाँ बोलेंगे नॉन करंट एसेट। अब सुनना मेरी बात सर, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? नॉन करंट एसेट को एनसीए बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एनसीए। और इस भाई को क्या बोल देंगे? सीए बोल देंगे भाई, है ना, फील आ जाता है ना बेटा। अभी फिलहाल करें करंट एसेट, ठीक है। हर सीए नहीं होता, चल इट्स डीप टॉक, है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैं सीए हूँ, लेकिन होते नहीं, ठीक है। चलो हाँ, तो वो उनको करंट एसेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो फिलहाल जैसे मैं भी नहीं हूँ अभी सीए, ठीक है, बट आई एम सीए फाइनलिस्ट, है ना। चलो नहीं, कोई नहीं बेटा, जुलाई में बन जाऊंगा, उसके बाद है ना, उसके बाद पार्टी करेंगे, जहाँ कहोगे वहाँ पार्टी, नो डाउट, डन। चलो ना बेटा, 29 की बात मत करना, ठीक है, वहाँ आ जाएंगे। हाँ, कहीं किसी का जी में आ रहा हो 29 ना, गलत। चलो ये ऐसी कुछ ना बैड बॉयज ये जो होते हैं ऐसे उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं,
चलो मेरी बात ध्यान से सुनोगे सर। एसेट के अंदर दो चीजें, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, एंड नॉन करंट एसेट्स मींस फॉर एनसीए और सीए। अच्छा, नॉन करंट एसेट कैसे होंगे? जो बिजनेस में 12 महीने से ज्यादा के लिए रहेंगे। और करंट एसेट्स कौन से? जो 12 महीने के बराबर या उससे कम रहे। ये लो जी, ये तो सर हमें पता था। ये लो जी, इसको यहाँ लिख देते हैं एनसीए और सीए। एक बात ध्यान रखना सर, ये लिक्विडिटी के जो आपकी कम लिक्विड एसेट्स होते हैं वो नीचे आते हैं, जो ज़्यादा लिक्विड एसेट्स होते हैं वो ऊपर रहते हैं। जो बिजनेस में ज़्यादा लंबे समय के लिए चलता है उसको हम टॉप पे रखते हैं, जो बिजनेस में बात ज़्यादा रहता है उसको, मतलब इसको आप ऐसे ही याद रखना, सिंपल सी बात है। हाँ नहीं, इसको नोट नहीं करना, मैं आपको नोट जो करवाऊंगा वो बताऊंगा, ठीक है। हाँ, कुछ लोग नोट कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए सिर्फ, ठीक है। ओके, हम एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या करा। लायबिलिटीज पढ़ी, लायबिलिटीज के अंदर 3 चीजें पढ़ी, बताओ जरा कौन सी? शेयर होल्डर फंड और करंट लायबिलिटी, एसएचएफ, एनसीएल और सीएल। इसके आगे सुनना, मैंने कहा एसेट्स के अंदर क्या क्या आएगा, जल्दी बताओ। मान जा, एनसीए और सीए। चलो जी, अब इनके अंदर भी कुछ नाम स्पेसिफाई कर रखे हैं जो हमें एज इट इज याद करने हैं। कैसे याद करने हैं? एज इट इज याद करने हैं जो होते हैं। आ जाओ सर, एक काम करते हैं, अपनी शीट पे चलते हैं अब। लेकिन आपको जो बैलेंस शीट बनानी है वो कैसे बनानी है, आप लोग प्लीज फॉर्मेट ड्रॉ करो। ये वाला फॉर्मेट ड्रॉ करना, सिर्फ क्या ड्रॉ करोगे देखना। या रुको, मैं आपको ऐसे ड्रॉ करवाता हूँ। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? बैलेंस शीट बना लो एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन रिया पुत्र मांझा है। पूरी बदमाशी में आ रही तो भी है। चलो, सेम वैसा ही फॉर्मेट है जैसा उसका था पीएनएल का, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बस ऊपर बैलेंस शीट आ गया और वहां हमने लिखा था फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ आप लिख दोगे एज ऑन, बिकॉज बैलेंस शीट एक दिन की बनती है तो वहां पे एज ऑन लिखना होता है। और यहाँ पे आप लिखोगे पर्टिकुलर। सर हम तो एक साल की बनाते थे। हाँ बेटा, अब जो है हमें यहाँ पे हाँ ये काइंड ऑफ वैसा ही फॉर्मेट है, लेकिन ये वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, एक फिगर आएगी आपकी करंट ईयर की, एक फिगर आएगी आपकी प्रीवियस ईयर। आऊँगा बेटा आऊँगा, थोड़ा सब्र रखना, थोड़ा मेहनत का काम है वो सारा ना। अभी हमें सारे नोट्स को डिस्कस करना है, बिकॉज जितने हेड बनाए ना उनकी रेफरेंसिंग बनानी पड़ती है। इवन मैं आपको एक काम करूँगा, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट जैसे हम बनाते हैं प्रैक्टिकली, मैं आपको दिखाऊंगा इस बार, ठीक है। ले आऊँगा, पढ़े मेरे पास काफ़ी सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है, कहाँ पे लिंकेज बनती है, वो सारी चीज़ें दिखा दूँगा, ठीक है। हम लोग खुद ही सेट बनाते हैं, करा हुआ काम, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनना सर, यहाँ पे ना वर्टिकल कॉलम चलता है बैलेंस शीट, मतलब यहाँ वो ऐसे दो जगह नहीं बनाना, अलग अलग नहीं चलना है। या लायबिलिटी यहाँ एसेट ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा ऊपर लायबिलिटी और नीचे एसेट। कैसे चलेगा? ये होता था हॉरिजॉन्टल कॉलम, यहाँ पे होती थी लायबिलिटीज, यहाँ पे होते थे एसेट। अब चलेगा ऐसे वर्टिकल, लायबिलिटी एंड देन एसेट। चलो जी बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ऊपर कौन आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा सबसे पहले आपका मेजर हेड में आ जाएगा, सबसे पहले आप लिखोगे, बट लायबिलिटी का नाम चेंज कर दिया। एक मिनट देना, तुम ड्रॉ करो, एक काम करो इसको। शेड्यूल तो नहीं है कोई नहीं, ये इसको ड्रॉ करो। क्या पढ़ना है पूछ। ये पूरा बताओ क्या होता अभी है। तक पढ़ा क्या है तो? पर्टिकुलर क्या होता है इसलिए पूछ रहा हूँ, ये पूरा पढ़ाओ। पर्टिकुलर क्या आता है सर? पर्टिकुलर क्या? अच्छा मतलब 11 का पर्टिकुलर अभी तक पता ही चला पर्टिकुलर क्या होता है? सीए बन जाएगा, आप बताओ ना। मेरे को तो पता है पर्टिकुलर क्या होता है। क्या होता है बताओ ना। पर्टिकुलर वो सेक्शन होता है जिसमें आप किसी भी एसेट लायबिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं या फिर किसी भी लेजर को डिस्क्राइब करते हैं। सर सीए वाली डेफिनेशन नहीं चाहिए। सर बात और पूछ, क्या पूछना? सर ये हमारे काम का है। ये अभी जब NCA क्या अभी होता है? तक तुम
हिमांशु सर कहाँ गए वैसे? पेरेंट मिलना है वो किसे कह रहे तुम दोनों में से एक के हैं? मेरे वही वो तेरी मम्मी आ नहीं सकती सामने मेरी मम्मी आई नहीं रहती। सर फोन करके बुला लो। चलो सर आगे सोरे बोल रहे हैं दोनों को सीख सीख ऐसे दोनों की मम्मी आती है चिल्लाते हुए आती है क्या हुआ कुछ नहीं बोल दिया वही बात थी मैं क्या बात कर रहा हूँ वेट कर रहा है हाँ बोल दिया मैंने ऊपर ऑफिस में वेट कर रहा हूँ फिर हम दोनों किसी किसी के पेरेंट नहीं है हैं अगली शादी से कह रहे हैं हम दोनों किसी किसी के पेरेंट हमारा दोनों में से किसी एक है। बात इतनी टेंशन ले रही है उसको ये देख के सब मारेंगे ये देख के सब लोग चलो लिख लो मैंने कहा लिख ही लो इतने 2 मिनट अरे नहीं थे वैसे कोई था यार बाहर से तुम कोई टेंशन मत आराम से मैं किसी की शिकायत थोड़ी लगा सर बस वो जब बहुत हद हो जाता ना लगता नहीं यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं हूँ वैसे मैम सर नहीं मुझे बढ़ेगा कि रोला भाई बेचारा बैठेगा सर ये फर्स्ट का सी क्या लिखना है डेफर टैक्स लायबिलिटी सर फर्स्ट का सी इसको याद करने की जरूरत नहीं है आप लोग कट भी करके रख सकते हो बट हाँ आपको वैसे नॉर्मली पूछ सकता है ये बट आपके सिलेबस से बाहर है डेफर टैक्स लायबिलिटी चलो थोड़ा समझा के लिखो क्या अच्छा लिख ही रहो चलो ये वाला लायबिलिटी वाला लिख लो फिर थोड़ा समझते हैं इसको ना याद भी तो करना है थोड़ी इसकी स्क्रीन छोटी है क्या छोटी है और बड़ी होती है वैसे इसकी मेरे को लग रहा है शायद उसमें गड़बड़ करती है सर हाँ जी बोलो ये सेक्रेटरी नॉन करंट लायबिलिटी में लास्ट डेफर्ड टैक्स एसेट DEFERRED और मतलब एसेट लायबिलिटी है लिख तो और लिख हाँ
करें, चलना नहीं। अब तुमने लिखने में इतना टाइम लगा दिया। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर। अब इतनी बात हो गई है तो बस छोटी सी बात और कंक्लूड करते हैं, समझो। सर मैंने कहा लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, जल्दी बताओ, आप लोग बताओगे। सर लाइबिलिटी, पहले तो लाइबिलिटी का नाम चेंज होकर क्या हो गया, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। और उसके अंदर तीन चीजें आती है, कौन सी? SHF, NCL और CL। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। SHF, NCL और CL। उसके साथ हमने एसेट के अंदर दो बातें करनी है। अब फिर नीचे जाके क्या लिखेंगे हम, एसेट लिखेंगे। और एसेट के अंदर कितनी चीजें आएंगी, जल्दी बताओ। NCA आएगा, NCA नॉन करंट एसेट बताएगा, और साथ में आएगा CA आएगा। ऐसा करते हैं, सुनो अब मेरी बात, मुझे लगता है तुम लोगों के लिए भी एक्सेस हो चुका है, तो इसके अंदर के कंटेंट में अगली क्लास में याद कराऊंगा, आज याद नहीं करा रहा है, ठीक है। मौज करो, जाओ, ठीक है। तुम्हारे को पीड़ा इतनी देखी नहीं जा रही है। नहीं, कल अकाउंट्स की नहीं होगी, कल इकोनॉमिक्स की, क्योंकि मैंने 2 घंटे की रखनी इसलिए स्टार्ट करी, ठीक है।